कभी कभी नई शुरुआतें सुकून नहीं, डर का दरवाजा खोल देती है। मेरा नाम ऑस्कर है। एक फायर लुकआउट गार्ड की नौकरी के लिए इस वीरान जंगल के बीच आया हूँ। नौकरी आसान थी, पर पहले ही दिन मुझे कुछ अजीब और भयानक नियम के लिस्ट मिले जो मुझे पालन करने थे यहाँ जिंदा रहने के लिए। इस जंगल में रहना कोई साधारण बात नहीं थी। ये नियम किसने बनाए, और सबसे जरूरी सवाल, क्या मैं इनका पालन कर पाऊंगा? तो मेरे साथ इस अजीब और डरावने सफर पर चलिए। सफर पर चलने से पहले गाड़ी का टिकट कर ले। उसके लिए वीडियो पर एक लाइक बटन है, उस पर क्लिक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। होप आप सब ने सफर का टिकट कर लिया है, तो अब इस डरावने यात्रा की ओर बढ़ते हैं। तलाक के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। नए सिरे से शुरुआत करना चाहता था। मैं एक नए शहर में एक घटिया अपार्टमेंट में रहने लगा। मेरे पास कोई असली नौकरी नहीं थी, कोई पालतू जानवर नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे, और जाहिर है कोई पत्नी भी नहीं थी। बाकी दुनिया से कोई वास्तविक संबंध नहीं था। मैं बस जी रहा था। मैं लगातार किसी भी नौकरी के लिए आवेदन कर रहा था जो मुझे मिल सकती थी, और मुझे एक घटिया कैफे में घटिया नौकरी मिल गई थी, जहां घटिया लोगों को घटिया कॉफी परोसी जाती थी। मैं ऊब गया था और दुखी था, और हाल ही में दूसरे शहर में स्थानांतरित होने के बावजूद मुझे और भी ज्यादा कठोर बदलाव की जरूरत थी। और अब जैकपॉट लग गया है। मेरे द्वारा सबमिट किए गए सभी आवेदनों में से एक जंगल के बीच में एक फायर आउटलुक के लिए था, जिसके लिए किसी पूर्व अनुभव की जरूरत नहीं थी। हाँ, एक फायर आउटलुक। वो लोग जो जंगल के बीच में 70 फीट के ऊंचे टावर में अलग थलग रहते हैं, आग पर नजर रखते हैं और कैंपरों पर नजर रखते हैं। मेरे द्वारा सबमिट किए गए सभी अजीब आवेदनों के बावजूद मुझे याद है कि मैंने इसे भरा था, क्योंकि मुझे ये अजीब लगा था, क्योंकि इसमें कहा गया था कि वर्तमान में सभी पोस्ट भरी हुई है, लेकिन वे आवेदकों को स्वीकार कर रहे थे अगर ये अचानक उपलब्ध हो जाए तो। मुझे याद है कि मैंने सोचा था अजीब, लेकिन फिर भी इसके लिए तैयार हो गया, और अब मुझे नौकरी मिल गई है। मुझे एक कर्कश व्यक्ति का फोन आया जिसने मुझे वेतन बताया और कहा कि मैं गर्मियों के अंत तक, यानी लगभग 2 महीने तक टावर में रहूंगा। उसने मुझे ये भी बताया कि मुझे तुरंत शुरू करना जरूरी है। मुझे दिशा और निर्देश दिए और मुझे सूचित किया कि अगर मैं स्वीकार करता हूँ तो मैं कल से शुरू करूँगा। जो मैंने किया, तो ये एक नई शुरुआत है। मैंने अपनी कार को सबसे दूर वाली जगह पर पार्क किया है जहाँ से वो जा सकती है। अब मुझे टावर तक पैदल चलना होगा। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, और मार्क, जिस व्यक्ति ने मुझे फोन किया था, उसने कहा कि पैदल यात्रा में लगभग 4 घंटे लगेंगे। इसलिए मैं अब वहां दोपहर के लंच के लिए पहुंचने की उम्मीद में निकल रहा हूं। मार्क ने मुझे आश्वासन दिया है कि मेरे टावर, मेरे नए घर में भोजन का पूरा स्टॉक होगा, और मैं निकटतम टावर को रेडियो पर बता पाऊंगा जहां मुझे सब कुछ कैसे काम करता है इसकी जानकारी मिलेगी। गर्मियों की सुबह के लिए ये बहुत ठंडी थी, लेकिन मैं पैदल यात्रा के लिए बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि इन भागों में जंगल अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं। कुछ ऐसा जिसकी मुझे कब से लालसा थी। मैं अभी अभी दोपहर 1 बजे के बाद टावर पर पहुंचा। चढ़ाई चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन नेविगेट करना आसान था, क्योंकि ये अच्छी तरह से साइन पोस्ट किया गया था और एक स्पष्ट रास्ता था। टावर जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मेरा अनुमान है कि ये लगभग 100 फीट ऊंचा है, जिसमें 4 खंबे थे। ऊपर सिर्फ एक केबिन है। बाहर की ओर एक घुमावदार सीढ़ी है जो इसे ऊपर ले जाती है। टावर के बगल में एक आउट हाउस और स्टोरेज यूनिट है, जो मुझे लगता है कि यहीं पर खाना स्टोर किया जाता है। मैं बाद में अपनी केबिन में जाऊंगा। इससे पहले अपना बैकपैक नीचे इस आउट हाउस में रखने के बाद इसका पता लगाऊंगा। ऊपर इतनी ऊंचाई पे इतनी भारी सामान ले जाना मुझे अभी रिस्की लगता है। सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल था, थोड़ा थका हुआ था, लेकिन मैं इसकी आदत डाल लूंगा। लुकआउट टावर की केबिन छोटी है। बाहर चारों तरफ बालकनी है।
अंदर एक बिस्तर, एक बड़ा रेडियो, एक मेज जिस पर नक्शा है, कुछ किताबें, एक टूल बॉक्स, एक छोटा पोर्टेबल रेडियो, एक लैंप, दूरबीन और एक टॉर्च है। केबिन के किनारों पर खिड़कियां थी, इसलिए अंदर से मैं अपने चारों ओर फैले जंगल को देख सकता था। डरावना, लेकिन समझ में आता है क्योंकि मैं सचमुच जंगल की आग पर नजर रख रहा था। थोड़ा थकान मिटने के बाद मैंने अपना बैग ऊपर ले आया जो नीचे रखा था, और तभी याद आया कि मार्क ने आगे के निर्देश के लिए निकटतम टावर को रेडियो पर कॉल करने के बारे में क्या कहा था। इसलिए मैंने रेडियो पर कॉल किया। हेलो, क्या कोई है? कोई मुझे सुन रहा है? हेलो, क्या कोई है? क्या कोई मुझे सुन रहा है? मैंने बड़े रेडियो से जूझते हुए पूछा। थोड़ी देर स्टैटिक रहने के बाद जवाब आया। अरे, तुम नए आदमी हो ना? मैं एलिसन हूँ। एक चहकती हुई आवाज वाली महिला ने स्थिर आवाज में जवाब दिया। जब तुम यहाँ तक पहुँच रहे थे तब मैं जंगल के तुम्हारे हिस्से को कवर कर रही थी, लेकिन मैं वास्तव में बहुत दूर तक नहीं देख सकती, इसलिए मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए हो। मैंने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मैं नया आदमी हूँ, ऑस्कर। मैंने रेडियो पर जवाब दिया। मार्क ने कहा था कि आप मुझे आगे की जानकारी दे सकते हैं। एलिसन ने रिप्लाई किया। मैं सब कुछ बता सकती हूँ। वैसे तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि रेडियो को कैसे काम करना है, तो ये एक शुरुआत है। शौचालय टावर के नीचे है और खाद्य भंडार भी है, जिसे हर हफ्ते मार्क या उनके बेटे द्वारा भरा जाता है। जहाँ तक वास्तविक काम की बात है तो ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ है कि कोई रात को यहाँ कैंपिंग ना करे, जबकि उन्हें यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये सुनिश्चित करना है कि कोई आग ना लगे। एलिसन ने आगे कहा, ये भी सुनिश्चित करना है कि रास्ते साफ हों, लेकिन ये सब हैंडबुक में है जो आपके डेस्क पर होनी चाहिए। इसे पढ़ो। मैंने कहा, थैंक यू, मैं कोशिश करूंगा और आपसे संपर्क करूंगा। मैंने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। यदि मेरे पास कोई प्रश्न होगा तो मैं रेडियो पर बताऊंगा। फिर रेडियो ऑफ। कोई जवाब नहीं। बढ़िया। वो काफी खुशमिजाज लग रही थी। मैंने हैंडबुक को हाथ में लिया और उसे पलटने लगा। इसमें मूल रूप से वो सब कुछ लिखा था जो उसने मुझे अभी अभी बताया था, बस ज्यादा जटिल तकनीकी शब्दों में। लेकिन मैं इसे आगे से पीछे तक पढ़ूंगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने और इसे पलटा, हैंडबुक में से एक कागज का टुकड़ा गिर गया। ये एक लाइन वाला कागज था जिस पर नीली स्याही से हाथ से लिखा गया था। लिखावट गंदी थी, लगभग उन्मत्त। कागज पर लिखा था, मुस्कुराती महिला, स्माइलिंग लेडी से बचने के नियम। नियम 1, यदि आप जंगल में किसी महिला को उसके चेहरे पर भयानक डरावनी मुस्कान के साथ देखते हैं तो उसके पास ना जाएं या अपनी ओर ध्यान आकर्षित ना करें, अपने टावर पर वापस लौट जाएं। नियम 2, यदि आपका रेडियो बंद हो जाए और वो आपके निकटतम टावर के अलावा किसी और का हो तो उसे ना उठाएं, चाहे आपको कुछ भी सुनाई दे। नियम 3, यदि आप रात 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच किसी महिला को रोते हुए सुने तो उसे अनदेखा करें। नियम 4, रात में हमेशा अपना लैंप जलाकर सोएं। अगर ये टिमटिमाने लगे तो जल्दी से दौड़कर अपनी मुख्य लाइट चालू कर दे सुबह तक। अगर ऐसा करने से पहले ही आपका लैंप पूरी तरह से बुझ जाए तो सुबह तक अपने बिस्तर के नीचे छिप जाएं। नियम 5, रात में अगर आपको किसी की आवाज सुनाई दे कि वो सीढ़ियों से ऊपर भाग रहा है तो सुबह होने तक मेन लाइट चालू कर दे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होगी। नियम 6, अगर आप जागते हैं और खिड़की से आपको घूरती हुई मुस्कुराती हुई महिला को देखते हैं तो अपने कंबल के नीचे छिप जाएं और अपनी सांस रोक लें। ये आपकी झोपड़ी या केबिन में आएगी और आप महसूस करेंगे कि वो आपके ठीक ऊपर सांस ले रही है, जैसे कि वो आपके ऊपर मंडरा रही हो। सांस ना ले, ये केवल कुछ सेकंड तक चलेगा। जब आपको लगे कि वो चली गई है तो सुबह तक मुख्य लाइट चालू कर दे। नियम 7,
यदि आपको कहीं भी खरोचने की आवाज सुनाई दे, चाहे वो आपकी झोपड़ी में हो या बाहर के घर के पास, तो सभी रेडियो बंद कर दें और खरोचना बंद होने तक अपने कवर के नीचे छिप जाएं। नियम 8, यदि आप रात में कैंप फायर की जांच कर रहे हो और वहां पहुंचने पर आपको एक महिला की चीख सुनाई देती है, तो जितनी जल्दी हो सके टावर की ओर भागे। नियम 9, अगर कभी आप अपने टावर पर वापस आ रहे हो और आपको उसके अंदर कोई और दिखाई दे, तो भाग जाएं। जब तक आप अगले टावर तक ना पहुंच जाए, तब तक दौड़ना बंद ना करें। पीछे मुड़कर ना देखें, वो आपका पीछा कर रही होगी। क्या बकवास है! क्या ये कोई घटिया डरावना मजाक है? मैं एलिसन से उन अजीब नियमों के बारे में पूछने के लिए रेडियो पर गया जो मैंने अभी अभी खोज की है, लेकिन मैं वो नया आदमी नहीं बनना चाहता जो मजाक में फंस गया और सिर्फ डरावने होने के कारण मजाक का पात्र बन गया। इसलिए मैं इस विचार को छोड़ने जा रहा हूँ। इसके बजाय मैं थोड़ा इलाके का पता लगाऊंगा और अंत में कुछ खाना खाऊंगा और आराम से बैठ जाऊंगा। गुड नाइट यार, एलिसन ने रेडियो पर कहा। ठीक उसी समय जब मैं अपनी पहली रात की ओर बढ़ रहा था, मैं डर के मारे नींद से उछल पड़ा और जल्दी से रेडियो पर जवाब दिया, शुभ रात्रि एलिसन, आज की मदद के लिए धन्यवाद। मेरा पहला दिन खत्म हो गया था। उस दिन खाने के बाद मैंने जंगल का पता लगाया और रास्ते साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी चाकू से परिचित हो गया जो तनाव से राहत दिलाने वाला था। मैंने जंगल के कुछ कानूनों और नौकरी की आगे की जिम्मेदारियों के बारे में भी पढ़ा था। एलिसन कभी कभी सिर्फ जांच करने के लिए आती थी, लेकिन मैंने कभी भी उन अजीब नियमों के बारे में नहीं बताया जो मुझे मिले थे। लेकिन अब रात में मैं पूरी तरह से जाग गया था, शायद उस डर से जो मुझे रेडियो से मिली थी, जिसमें उसने मुझे शुभ रात्रि की शुभकामनाएं दी थी। मैं बिस्तर से उठा और अपने चारों ओर देखा। जंगल के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। यह अंधेरा और भी डरावना था, लेकिन अंधेरा एक अच्छी चीज थी क्योंकि कोई आग नहीं। मुझे पता था कि रात में अन्य पहरेदार भी होते हैं। कम प्रयास की आवश्यकता थी क्योंकि रात में आग को पहचानना आसान होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि मुझे पता है कि यदि मैंने आग देखी तो क्या करना है। मैं बिस्तर पर वापस जाने ही वाला था कि मुझे खरोचने की आवाज सुनाई दी। ये अजीब है, लेकिन ये संभवतः स्टोरेज बॉक्स के नीचे कोई जानवर है जो अंदर घुसने की कोशिश में खरोच रहा है। पहले दिन की थकान के कारण बिस्तर पर कूदते हुए मैं अपनी बड़ी लैंप बंद करने के लिए नीचे गया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, खरोचने की आवाज तेज हो गई। लगभग ऐसा लगा कि जो कुछ भी खरोच रहा है वो उत्तेजित हो रहा है। मैंने अपना हाथ लैंप स्विच से हटा लिया और खरोचने की आवाज धीमी हो गई। ये अजीब है, और जो अजीब है ये है कि खरोचना लगभग व्यवस्थित लगता है। इसमें एक लय है। अचानक मेरे दोनों रेडियो ने एक तेज आवाज निकालनी शुरू कर दी। क्या बकवास है! खुद को डराते हुए मैं बिस्तर से बाहर निकला और पोर्टेबल रेडियो बंद कर दिया। और जैसे ही मैं बड़े रेडियो के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, मुझे उन नियमों की सूची दिखाई दी जो मैंने पहले देखी थी। खरोचने के बारे में कुछ तो था ना? ओह बकवास! मैं अंधविश्वासी किस्म का नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई जोखिम लेना नहीं चाहता, इसलिए मैंने जल्दी से सूची पकड़ ली। नियम 7, यदि आपको कहीं भी खरोचने की आवाज सुनाई दे, चाहे वो आपकी झोपड़ी पर हो या बाहर घर के पास, तो सभी रेडियो को बंद कर दें और खरोचना बंद होने तक अपना कब्र के नीचे छिप जाएं। बकवास! मैंने बड़ा रेडियो बंद कर दिया और अपने कवर के नीचे कूद गया। क्या बकवास है यार! मैं अभी भी खरोच सुन सकता था, लेकिन ये करीब से लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये दूर की आवाज से मेरी झोपड़ी के लकड़ी के दरवाजे पर आ गई थी। ये अब कमजोर था, जैसे कि जो भी इसे कर रहा था वो अपने नाखूनों को दरवाजे के फ्रेम पर हल्के से घसीट रहा था। मैं हिल नहीं रहा था। ये क्या बकवास है! अगली सुबह मैं कल रात को
कंबल के नीचे सो गया था। खरोचना बंद हो गई थी, लेकिन मैं अपने कंबल से बिल्कुल भी नहीं हिला। अंततः थकान ने मुझे अपने ऊपर हावी होने दिया। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अब जंगल में हूँ। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं और रेडियो सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएं सुना सकता है। मुझे लगता है कि ये समझ में आता है कि पहली रात सबसे कठिन थी। जंगल के बीच में अकेले 100 फीट ऊपर रहने के लिए खुद को ढालने की कोशिश करना। अच्छा, मैं आज दिन का भरपूर आनंद लेने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि बाकी रातें बहुत कम घटनापूर्ण होगी। मैं कल रात की उस खरोचने की आवाज के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। ये क्या था? ये कोई जानवर होना चाहिए, है ना? अरे, मुझे उम्मीद है कि ये कोई जानवर ही होगा। मैं उस सूची के बारे में ना सोचने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन यार ऐसा ना करना मुश्किल है। मैं इसे अपने साथ लाया हूँ बस मामले के लिए। हालांकि मुझे ऐसा करते हुए थोड़ा महत्वपूर्ण लग रहा था। मुझे लगता है कि ये एक शरारत है। ये मेरा दूसरा दिन है और मेरे साथ पहले से ही शुरुआत की जा रही है। मेरा दिमाग जगह जगह घूम रहा है। वैसे भी मैं वर्तमान में गश्त पर हूँ, बस कुछ मार्गों और रास्तों पर चल रहा हूँ, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी खुले स्थानों पर डेरा ना डाले। अंधेरा हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वापस लौटना चाहिए। मैं बस एक मोड़ लेने वाला हूँ जो मुझे वापस मेरे टावर पर ले जाएगा। तब मुझे एक कैंप साइट की झलक दिखाई देती है। यहाँ हम शुरू करते हैं मेरा पहला वास्तविक कार्य, कैंपर्स को बताना कि उन्हें अपना सामान समेटकर चले जाना है। ये एरिया केवल पैदल यात्रा के लिए है। मैं आगे बढ़ता हूँ। कैंप साइट पेड़ों के बीच एक बड़े से खुले स्थान पर स्थापित की गई है। वहाँ केवल एक लाल पीले रंग का तंबू और एक सूखा हुआ अग्निकुंड है। हेलो, मैंने आवाज लगाई। आप यहाँ कैंपिंग नहीं कर सकते, यह केवल पैदल यात्रा के लिए है। सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। मैं कैंप साइट के करीब जाता हूँ, आगे के गड्ढे की तरफ मुड़ता हूँ ताकि कहीं कोई टेंट से निकलकर मेरी तरफ ना कूद पड़े। मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं फिर से आवाज लगाता हूँ, हेलो, कोई है क्या? कुछ नहीं। तभी मुझे अजीब लगने लगा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं इसे समझ नहीं सकता, ये बस गलत था। मुझे यकीन है कि जिसने भी इसे सेट किया है वो सिर्फ हाइकिंग कर रहा है और वापस आएगा, लेकिन ये पहले से ही लगभग अंधेरा हो चुका है, जिससे मुझे चिंता हो रही है। रुको, मुझे लगता है कि इसके बारे में एक नियम था। मैंने अपनी जेब से सूची निकाली और जल्दी से इसे स्कैन किया। जरूर। नियम 8, यदि आप रात में कैंप फायर की जांच कर रहे हो और वहां पहुंचने पर आपको एक महिला की चीख सुनाई देती है तो जितनी जल्दी हो सके वापस टावर की ओर भागे। ठीक है, ठीक है। ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है। मैंने कोई चीख नहीं सुनी है। ये सिर्फ खाली कैंप साइट है। यहाँ कोई आग भी नहीं है और मैं एलिसन को रेडियो पर बता दूंगा। हेलो एलिसन, अरे यहाँ एक कैंप साइट है। आग नहीं है, लेकिन लोग भी नहीं हैं। मुझे क्या करना चाहिए? एलिसन ने तुरंत जवाब दिया, ये कहाँ है? मैंने उसे मैप दिखाकर अपने कोऑर्डिनेट बता दिए, जिन्हें देखने के लिए मुझे अपनी टॉर्च का उपयोग करना पड़ा क्योंकि वहां पूर्णतः अंधेरा हो चुका था। एलिसन ने जवाब दिया, मैं समझ गई। ये मेरे एरिया के किनारे पर है। मैं अब नीचे जाऊंगी, तुम बस अपने टावर पर वापस जाओ, ठीक है? मैंने पूछा, ठीक है, तुम्हें यकीन है? पॉजिटिव। वापस घूमो और सुरक्षित रहो। ठीक है, वो प्रो है। मैं वापस आने पर उससे रेडियो पर पूछूंगा कि सब कैसा चल रहा है। मैं लगभग 30 मिनट तक पैदल चला, लगभग अपने टावर पर वापस आ गया था। तब मैंने एक साफ रास्ता देखा जो पेड़ों में से निकलता था। अजीब बात है, मुझे याद नहीं है कि मैंने इसे मैप पर देखा था। मुझे लगा कि मैं जिस पगडंडी पर था उससे आगे कोई रास्ता नहीं था। ये सोचकर कि मैं सुबह इसे भूल गया था और मैं इसे कल देखूंगा, मैं अपने टावर पर वापस चला गया। वापस आकर मैं अपने डेस्क पर बैठा।
बस नियमों को देखता रहा। मैंने एलिसन से उनके बारे में नहीं पूछा था और जब तक कुछ और अजीब ना हो जाए मैं पूछना भी नहीं चाहता था। आज रात भी अजीब नहीं थी। मुझे बस एक खाली कैंप साइट मिली। नियमों में चेतावनी दी गई थी कि कोई महिला चिल्लाएगी। मैं यहाँ बैठकर लगभग 20 मिनट से नियम पढ़ रहा हूँ जब मेरा मुख्य रेडियो बंद हो जाता है। फिर एक स्टैटिक आई। अरे ऑस्कर, मैंने कैंपर से निपट लिया है। उसका कहना है कि वो कुछ पेड़ों के पास सोच कर रहा था और उसे नहीं पता था कि उसे यहाँ कैंप करने की अनुमति नहीं है। एलिसन ने समझाया। जब आप साइट पर थे तो वो शायद अपना काम कर रहा था। मैं उसे अब उसकी कार तक ले जा रही हूँ। सब ठीक है। ठीक है, इससे निपटने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। मुझे बुरा लग रहा था कि वो उसके लिए इतनी दूर तक आई जबकि मैं बिस्तर पर जा रहा था। अगली दोपहर है। पिछली रात ठीक थी, कोई समस्या नहीं थी। मैं अब ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ और आज मैंने अपनी मेज पर सूची छोड़ दी थी। मैंने सुबह का समय बहुत ज्यादा खाने में बिताया है। मुझे लगता है कि घूमने फिरने की वजह से मेरी भूख बढ़ रही है। मैं अपने टावर से जंगल को बहुत ज्यादा देख रहा था, जो दिल को सुकून करने वाला है। अब मेरे देर दोपहर के दौरे का समय है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई कैंपिंग तो नहीं कर रहा है। लेकिन पहले मैं उस अजीब रास्ते की जांच करना चाहता हूँ जो किसी भी नक्शे पर नहीं है। मैं जल्दी से वहाँ पहुँच जाता हूँ। ये हालांकि बहुत करीब है और निश्चित रूप से ये किसी भी अन्य मार्ग की तरह ही साफ रास्ता है। ऐसा लगता है जैसे इसे मुख्य मार्गों की तरह ही बनाया गया है। मैं इस पर घिसटता हुआ चलता हूँ। ज्यादा उम्मीद नहीं करता। ये थोड़ा ढलान वाला है लेकिन मुश्किल नहीं है। मैं लगभग 5 मिनट से चल रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं रास्ते का अंत देख सकता हूँ और मुझे बस यही दिखाई देता है, बस एक अंत। ये बकवास है। ये सचमुच कहीं नहीं ले जाता, सिर्फ पेड़ों की एक दीवार है। मैं बस वापस मुड़ने ही वाला था कि मैंने इसे देखा। पास के एक पेड़ की शाखा के चारों ओर एक छोटा लाल रुमाल बंधा हुआ था। दिलचस्प है। मैं उसके पास जाता हूँ और जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ मुझे जंगल में थोड़ा अंदर एक और रुमाल दिखाई देता है और उसके पीछे एक और। अरे यार, क्या मैं इनका अनुसरण करके एक बेवकूफ बन जाऊंगा और सीधे एक सीरियल किलर के जाल में फंस जाऊंगा? लगभग ऐसा तो लगता है जैसे मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ कि मैं कायर नहीं हूँ। मैं उनका अनुसरण करने जा रहा हूँ। मैं ऐसे 5 रुमालों के पास से गुजर चुका हूँ और मैं दूसरे तक पहुँचने वाला हूँ। अंतर यह है कि ये जमीन पर है, बाकी सभी शाखाओं पर थे। इस एक के बाद मैं और नहीं देख सकता। ये थोड़ा मुश्किल है। जब मैं इसका निरीक्षण करने के लिए अंतिम रुमाल उठाने के लिए नीचे जाता हूँ तो आह भरता हूँ। क्या बकवास है। ये किसी चीज के चारों ओर बंधा हुआ है, कुछ लकड़ी का भारी सा। मैं इसे उठाता हूँ। लकड़ी के दरवाजे से गंदगी उठती है और एक छोटा बंकर दिखाई देता है। ये बहुत अच्छा है। ये वास्तव में लगभग 10 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा है। इसकी दीवार पर एक सीढ़ी है जहाँ से दरवाजा उठाया गया था। मैं अपनी टॉर्च की रोशनी डालता हूँ और नीचे फर्श पर एक स्लीपिंग बैग और एक कैमरा देखता हूँ। बस मैं सीढ़ी से नीचे उतरता, लेकिन यहाँ सचमुच सिर्फ एक स्लीपिंग बैग है। एक और कैमरा है जिसका चार्जर कैमरे में ही लगा हुआ है, लेकिन जाहिर है किसी दीवार सॉकेट में नहीं, क्योंकि ये एक बंकर है। मैं कैमरा उठाता हूँ और इसे चालू करने की कोशिश करता हूँ। ये बंद है। ये एक आधुनिक कैमरा है। इसमें एक तरफ तस्वीर देखने के लिए एक स्क्रीन है जो थोड़ी सी दरार के अलावा ठीक लगती है। हालांकि कैमरे का मुख्य लेंस टूट गया है। ऐसा लगता है कि तस्वीरें लेने के लिए इसकी दिन खत्म हो गए हैं। जब मैं अपने टावर पर वापस जाऊंगा तो मैं इसे चार्ज करूंगा। मैं ये देखने के लिए उत्साहित हूँ कि इसमें क्या है। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं एलिसन को इसके बारे में रेडियो पर बताऊंगा, अन्यथा उसे पता चल जाएगा कि मैं अपने वास्तविक दौरे देर से शुरू कर रहा हूँ। तभी एक रेडियो स्टैटिक आता है। तुम कभी अंदाजा नहीं लगा पाओगे, पिछली रात का कैंप साइट वापस आ गया है।
अरे ऐसा लग रहा है कि ये कभी गया ही नहीं। ये ठीक वही है जहां मैंने इसे पिछली रात देखा था। क्या ये आदमी ये सोचकर वापस आया है कि वो ठीक उसी जगह पर वापस जा सकता है? मैं सचमुच उसी लाल पीले रंग के टेंट को उसी स्थिति में देख रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि इस बार कैंप फायर जल रहा है, जो मेरी टॉर्च के अलावा एकमात्र दूसरी रोशनी थी। परेशान होकर मैंने सोचा कि मैं इस आदमी से निपट लूंगा और फिर एलिसन को रेडियो पर यह खुशखबरी सुनाऊंगा कि मैं खुद ही इसे निपट लिया हूँ। मैं टेंट की ओर बढ़ा और कवर हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे परवाह नहीं है कि मैं उसे डरा दूं, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए और वो यह जानता है। मैंने कवर हटा दिया। रुको, क्या टेंट में कुछ भी नहीं है? मेरा मतलब है कुछ भी नहीं। कोई व्यक्ति नहीं, कोई स्लीपिंग बैग नहीं, कोई बैकपैक नहीं, सिर्फ मिट्टी। मेरे पीछे आग तेजी से जल रही है। जैसे ही मैं उसकी ओर मुड़ता हूँ, उसकी आग की लपटों से परे पेड़ों को देखता हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैं जल्दी से आग को लात मारता हूँ और उसे बुझाने के लिए अपने बचे हुए पानी को उस पर डालता हूँ। मैं सचमुच खुद को इस समय पूरी तरह से अंधेरे में डुबो रहा हूँ। आग बुझ चुकी है। मैं अपनी टॉर्च जमीन पर रख रहा हूँ क्योंकि मैं कैंप फायर से परे पेड़ों को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी भी बेचैनी महसूस हो रही है। मैं तभी रेडियो ऑन कर एलिसन तक ये मैसेज पहुँचाने वाला हूँ कि तभी खून जमा देने वाली एक भयानक चीख सन्नाटे को चीरती हुई आती है, जो कैंप फायर के ठीक पीछे पेड़ों की झाड़ियों से आती है। हे भगवान, ये चीख ऐसी है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह दर्द और क्रोध की मिश्रण की भयानक चीख है। पेड़ों से एक काली आकृति निकलती है जो लगातार चीखती रहती है और मेरी ओर दौड़ना शुरू कर देती है। मैं भागने के लिए मुड़ने से पहले केवल उसकी छाया का एक हिस्सा ही देख पाता हूँ, लेकिन मैंने एक इंसान, एक महिला की आकृति देखी जिसके लंबे बाल थे और हाथ ढीले ढाले थे और वो मेरी ओर तेजी से दौड़ रही थी। मैं जंगल से भाग रहा हूँ जिसके बारे में मैं अभी भी सीख रहा हूँ। उस रास्ते पर चल रहा हूँ जो मुझे पता है कि मेरे टावर की ओर आता है। उसने चीखना बंद नहीं किया है, अभी भी मेरा पीछा कर रही है। मैं सिर्फ उसकी लंबी चौड़ी चीख सुन सकता हूँ जो मेरे विचारों को भेद रही है। रास्ते पर एक तीखा मोड़ लेते हुए मैं खुद भी चीखना शुरू कर देता हूँ, हालांकि मैं उसकी चीख के ऊपर अपनी चीख भी नहीं सुन सकता। मैं टावर के आधे से ज्यादा रास्ते पर हूँ। क्या मुझे पीछे देखना चाहिए? हे भगवान, मैं नहीं देख सकता। यह मेरी गति को धीमी कर देगा। क्या बकवास है। चीख तेज होती जा रही है। वो मुझ पर हावी हो रही है। वो अभी भी कैसे चिल्ला रही है? टावर में ऊपर केबिन में जलता हुआ छोड़ा गया लैंप की मंद रोशनी देख सकता हूँ जो मेरे आगे के अंधेरे को चीरती हुई मुझे उम्मीद की किरण दिखाती है। मैं सीढ़ियों तक पहुँचता हूँ और पूरी गति से उन पर चढ़ता हूँ। घुमावदार सीढ़ियाँ कुछ हद तक असमान है, इसलिए मैं हर कुछ कदम पर लड़खड़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपना संतुलन नहीं खोया है। आधे रास्ते में मैंने उसे पहले कुछ सीढ़ियों पर भागते हुए सुना। वो तेज है, मैं ये सुन सकता हूँ। वो मुझसे आगे निकल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे पार कर सकता हूँ। मैं शीर्ष पर हूँ। मैं अपनी केबिन में भागता हूँ और जैसे ही मैं दरवाजा बंद करता हूँ, चीखें अचानक बंद हो जाती है। मैं दरवाजे के सामने फंसा हुआ हूँ। एड्रेनालाइन पंप कर रहा हूँ। अपनी टॉर्च को हथियार की तरह पकड़ा हुआ हूँ। अचानक हुई खामोशी से कोई मदद नहीं मिलती। कम से कम जब वो चिल्ला रही थी तो मुझे पता था कि वो कहाँ है। हालांकि मेरे कान अभी भी बज रहे हैं क्योंकि मैं दरवाजे से सटा हुआ हूँ। चीखना बंद हुए 1 घंटा हो गया है और अब से मैंने कोई आवाज नहीं सुनी है। मेरा एड्रेनालाइन खत्म हो गया है, लेकिन मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। मैं आखिरकार दरवाजे से हटकर एलिसन को रेडियो पर कॉल करने जा रहा हूँ। डर के कारण पहले बोल नहीं पा रहा था। अगर ये शरारत है तो ये गड़बड़ है। हालांकि मेरे खातिर मुझे उम्मीद है कि यह एक शरारत है। मैं मुख्य रेडियो चालू करता हूँ। एलिसन, एलिसन,
मैं उत्सुकता से हाँफते हुए बोला, एलिसन, जवाब दो। 1 घंटे के सन्नाटे के बाद, जो शायद केवल आधे मिनट का था, मुझे एक कर्कश कराह सुनाई दी। ये एलिसन नहीं है ना? ये एक महिला की आवाज थी, दर्द से भरी हुई। क्या होगा अगर वह अजीब चीज जो मेरा पीछा कर रही थी एलिसन तक तो नहीं पहुंच गई? जैसा ही मैं उसके हलचल जानने के लिए जवाब देने वाला था, रेडियो पर फिर से आवाज आई। जो एक और कराह के रूप में शुरू हुआ, वो तेज होता गया और चीख में बदल गया। ये वही चीख थी, वही भयानक चीख जो मेरे डर का कारण है, वही दर्द और गुस्से से भरी हुई। वो मेरे रेडियो पर चिल्ला रही थी। मैंने उसे तेजी से बंद कर दिया और डर से कांपते हुए सारी खिड़की दरवाजे बंद कर, रूम के लाइट्स ऑन करके कंबल ओढ़ बेड पर गिर पड़ा। अगली सुबह एलिसन ने चहकते हुए पूछा, गुड मॉर्निंग यार, तुम्हें नींद कैसे आई? एलिसन? मैंने पिछली रात की नींद की कमी से थकते हुए उत्तर दिया, एलिसन, ये सूची मैंने जो पाई है वो क्या है? एलिसन ने रेडियो पर जवाब दिया, हाँ? कौन सी सूची? मैंने मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसे समझाया। अजीब नियम वाली सूची मिलने से लेकर खरोचने तक, कल रात एक भयानक चीखने वाली शैतान कुतिया द्वारा पीछा किए जाने तक। एलिसन ने गहरी सांस ली, मानो कह रही हो, ये सब फिर से शुरू हो गए हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। वास्तव में ये हर उस व्यक्ति के साथ होता है जिसे आपका टावर सौंपा जाता है। एलिसन ने कहा, मुझे नहीं पता कि अब किस पर विश्वास करना है। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ लोगों का अकेलापन से पागल हो जाना है। मेरा मतलब है, मैंने कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन हार्वे के बाद और आप सिर्फ 4 दिन के बाद, मुझे नहीं पता कि किस पर विश्वास करना है। हार्वे? मैंने जवाब दिया, हार्वे कौन है? अरे, तुमसे पहले वाला आदमी जो उस टावर में काम करता था। वो तुम्हारे टावर में 1 साल से ज्यादा समय तक रहा। कभी घर जाने या छुट्टी मनाने से इनकार कर दिया। एलिसन ने आगे कहा, वो एक सख्त रफ एंड टफ आदमी था। अपने हाथों से काम करने में माहिर था। उसके पास हमेशा कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलता रहता था। कभी कभी अंत में मैं कई दिनों तक उससे नहीं मिल पाती थी। मुझे लगता है कि उसने पूरी रात अपने टावर से बाहर बिताई, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गया। मैंने पूछा, अंत की ओर? वो कैसे गायब हो सकता है? मैं इस बात को अनदेखा नहीं करना चाहता था। हाँ, वो गायब हो गया। मार्क को लगता है कि वो भाग गया। जब उसने उसे चेक किया तो उसका टावर खाली था। कोई बैग नहीं, कोई सामान नहीं, कोई हार्वे नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता, जंगल से बाहर निकलने से इनकार करने के 1 साल बाद वो अचानक क्यों छोड़ देगा? एलिसन ने आगे कहा, लेकिन अपने लापता होने से पहले के महीनों में वो एक मुस्कुराती हुई महिला या स्माइलिंग लेडी के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था। उसने दावा किया है कि वो उसे रात में देखता है, लेकिन उसने कभी विस्तार से नहीं बताया। अगर मैंने उससे सवाल किया तो उसने जवाब देना बंद कर दिया। जैसा कि मैंने कहा कि वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था। मैंने मन में सोचा, लेकिन उनके जाने से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि नौकरी के विज्ञापन में यह क्यों लिखा था कि नौकरी अचानक उपलब्ध हो सकती है। इसलिए मैंने एलिसन से इस बारे में पूछा। उसने जवाब दिया, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं यहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ और मार्क ने भी अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा, और हार्वे से पहले यहाँ कौन काम करता था? एलिसन ने कहा, एक और आदमी, रिक। मेरे काम शुरू करने के कुछ दिन बाद ही वो चला गया। लेकिन उसने मुझे एक बार पूछा कि क्या मैंने जंगल में किसी महिला को देखा है, एक महिला जो एक भयानक सा मुस्कुराती है। मैंने कहा नहीं।
इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। मुझे लगा कि वो एक अजीब आदमी है। मुझे जो जानकारी मिल रही थी उससे मैं संतुष्ट नहीं था। मुझे यकीन नहीं था कि क्या वो वाकई ज्यादा कुछ नहीं जानती या कुछ छिपा रही है। इसलिए मैंने उसके बारे में पूछने का फैसला किया। तुमने यहाँ नौकरी क्यों ली? एलिसन ने घबराकर हंसते हुए कहा। अच्छा, बकवास है। मुझे लगता है कि आज सुबह हम एक दूसरे के लिए कुछ ज्यादा ओपन हो रहे हैं, है ना? मैंने जवाब नहीं दिया। उसके मेरे सवाल का जवाब देने का इंतजार कर रहा था। फिर उसने कहा, मेरी बहन वो लापता हो गई इन जंगलों में। एलिसन ने कांपती हुई आवाज में कहा। ये मेरे काम शुरू करने से ठीक पहले की बात है। मैंने ये काम इसलिए लिया था, मुझे नहीं पता उसे खोजने की कोशिश करूं या दूसरों की मदद करने की कोशिश करूं जो खो गए हैं, मुझे नहीं पता। फिर मैंने कहा, मुझे आपकी बहन के बारे में खेद है एलिसन। मुझे ये पूछने पर बुरा लगा, हालांकि ये आपका साहसपूर्ण कार्य है। मैं अब और कोई सवाल नहीं पूछने जा रहा हूँ, अभी नहीं। मुझे यकीन नहीं है कि वो वास्तव में मुझे कितना बता रही है, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि वो बस मेरी सहयोगी है और मैं उसे ऐसे ही रखना चाहता हूँ। मैंने उसे मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद दिया। मुझे लगता है कि मैं उस पर भरोसा करता हूँ। मैं थोड़ा और सहज महसूस करता हूँ, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। हार्वे जाहिर तौर पर गायब हो गया है और वो और रिक दोनों ही क्रीपी स्माइलिंग लेडी को देखने का दावा करते हैं। क्या वो वही महिला थी जिसने कल रात मेरा पीछा किया था? मुझे जो कैमरा मिला था वो अब चार्ज हो चुका था। शाम हो गई है। मैं अब भी सोया नहीं हूँ। मैं वास्तव में हिला भी नहीं हूँ। मैं बस एलिसन द्वारा दी गई सारी जानकारियों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। शायद कैमरा कुछ जवाब दे सके। ये टिमटिमाता है। स्क्रीन पर 3 विकल्प आते हैं। फोटो, गैलरी, सेटिंग्स। मैं गैलरी चुनता हूँ। पहली कुछ तस्वीरें रोमांचक नहीं है। एक रैंडम झील, एक रैंडम घर, एक रैंडम कार की कुछ तस्वीरें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरी मदद करे। इतनी तेजी से उन्हें देखते हुए मुझे लगभग एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने टावर की एक तस्वीर को देखा। अरे मेरा टावर! और टावर के नीचे एक परिवार, 3 लोगों का परिवार। पिता के बाल काले हैं, काफी लंबे हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्हें बाहरी दुनिया का अनुभव है। बड़ा मजबूत आदमी। माँ एक गौरी महिला, एक सुंदर मुस्कान के साथ। उसका हाथ उसके पति के कंधे पर है। तीसरा सदस्य एक बच्चा है, छोटे भूरे बालों वाला एक लड़का, जो मेरे अनुमान से उसके पति से काफी मिलता जुलता है। मैं तस्वीर देखना जारी रखता हूँ, लेकिन अब परिवार साथ में नहीं दिखता। सिर्फ वो आदमी दिखता है। वो मेरे टावर के अंदर सेल्फी ले रहा था। मेरी खिड़की से देखने वाली नज़ारे, आउटहाउस और कुछ रास्तों की तस्वीर ले रहा था। क्या ये हार्वे था या रिक? अगर ये हार्वे होता तो वो अपने परिवार से मिलने के लिए जंगल क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? फिर तस्वीरें अजीब हो गई। अगली तस्वीर एक बंकर की है। बंकर जो मुझे पास में मिला, जमीन में बनाया गया है, जिसमें सिर्फ स्लीपिंग बैग और वो कैमरा है। वो अधूरा लगता है, एक ऐसा काम जो अभी चल रहा है। हर तस्वीर के साथ वो और भी पूरा लग रहा था। जिसके पास ये कैमरा था वो इसे बना रहा था। एलिसन ने कहा कि हार्वे अपने हाथों से अच्छा काम करता है ना? वो जंगल में बंकर क्यों बनाएगा और टावर के इतने करीब? अगली तस्वीर अंधेरे में एक अजीब पेड़ की। दरअसल अगली 4 या 5 तस्वीरें इसी पेड़ की है। पेड़ के नीचे एक साया, एक अजीब विकृत साया, एक ऐसी साया जिसकी कोई मतलब नहीं है। क्या हार्वे या जो भी ये आदमी है किसी चीज की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था? क्या वो स्माइलिंग लेडी की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था? हैं? ये क्या शोर था? क्या समय हो रहा है? रात के 2:13। किसी चीज ने मुझे जगा दिया। मैं अब कुछ भी सुन नहीं सकता, लेकिन किसी चीज ने मुझे जरूर जगा दिया। मैं पिछली रात से इतना थका हुआ था कि मैं अपने आप नहीं जाग सकता। मुझे धीमी आवाज में रोने की आवाज सुनाई देती है। एक महिला की चीख,
ये बहुत ज्यादा नहीं लगती, लेकिन मैं बिस्तर पर बैठकर लंबी शोकाकुल चीखें सुनता हूँ। मैं इस नियम को जानता हूँ। नियम 3। यदि आप रात 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच किसी महिला को रोते हुए सुने तो उसे अनदेखा करें, सिवाय इसके कि मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। ये बहुत दुखद, बहुत टूटा हुआ लगता है। मेरा एक हिस्सा जाकर उसकी मदद करना चाहता है, मेरा दूसरा हिस्सा जांच करना और जवाब पाना चाहता है। मेरा कोई भी हिस्सा इसे अनदेखा नहीं करना चाहता। मैं चुपचाप अपना यूनिफॉर्म पहनता हूँ, अपनी टॉर्च और रेडियो पकड़ता हूँ और अपने केबिन का दरवाजा खोलता हूँ। मैं सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपने पैरों पर रोशनी डालते हुए सुनिश्चित किया कि मैं ठोकर ना खाऊं। रोने की आवाज रास्ते से दूर जंगल के एक एरिया से आ रही थी, इसलिए मैं सावधानी से वो पेड़ों के अंधेरे समूह की ओर बढ़ता हूँ। ये चीखें इतनी पीड़ादायक, इतनी उदासी भरी है, मैं उनकी तुलना सिर्फ उस माँ से कर सकता हूँ जिसने अपना बच्चा खो दिया है। पूरी निराशा में रो रही है, हर दर्दनाक सिसकी के साथ अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो रही है। मेरी टॉर्च अब बंद है क्योंकि रोना तेज होता जा रहा है। मैं नीचे झुका हुआ हूँ, झाड़ी से झाड़ी, पेड़ से पेड़ तक जा रहा हूँ। हवा धुंधली और ठंडी है। मैं जितना करीब जाता हूँ उतनी ही ठंडी होती जा रही है। जैसे ही मैं एक पेड़ के पीछे बैठता हूँ, मैं उसे देखता हूँ। वो एक पेड़ के पास बैठी है, उसका चेहरा ढका हुआ है, वो अपने हाथों में रो रही है। वो मेरी तरफ करवट लेकर बैठी है और उसके लंबे काले बाल हैं जो उसके पीठ पर फैले हुए हैं और मिट्टी में टिके हुए हैं। हालांकि मैं इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। उसने एक गाउन पहना हुआ है जो साफ और बिना किसी नुकसान के दिखता है। हालांकि जो क्षतिग्रस्त है वो उसकी भुजाएं हैं। उसकी भुजाएं मुड़ी हुई और टूटी हुई है। उसकी एक कोहनी पीछे की ओर मुड़ी हुई है। उसकी दोनों भुजाओं की त्वचा के नीचे हड्डी उभरी हुई है। हालांकि वो कुछ नहीं कर रही है। उसके नाखून लंबे हैं, नुकीले। उस पर मांस का एक औंस भी नहीं। उसका शरीर लगभग कंकाल जैसा है। उसकी पीली सफेद त्वचा अंधेरे में चमक रही थी, उसकी कॉलर बोन को गले लगा रही थी, जो उसके हड्डियों वाले शरीर को उभार रही थी। मेरा रेडियो स्थिर है। सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैं जल्दी से उसे बंद करने के लिए नीचे देखता हूँ और ऐसा करते ही मुझे एहसास होता है रोना बंद हो गया है। मैं अभी भी अपने रेडियो को देख रहा हूँ। अरे, उसने मुझे सुन लिया। मैं ऊपर नहीं देख सकता। मुझे अजीब महसूस हो रहा है। मैं खुद को मजबूर करता हूँ और धीरे धीरे उसकी तरफ देखता हूँ। वो मेरी तरफ देख रही है। उसकी खोखली काली चौड़ी आंखें हैं। वो बेजान दिखती है। उसकी आंखों का सफेद भाग उसकी काली पुतलियों के साथ एक बड़ी अंतर पैदा कर रहा है। उसकी भौहें उठी हुई है। वो मुस्कुरा रही है। उसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी है। उसके चेहरे पर जितना संभव होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा फैली हुई है। उसके सारे दांत दिख रहे हैं। उसकी मुस्कान बहुत ही भयावह काली है। उसके चेहरे पर उसके रोते हुए आंसुओं के अवशेष हैं। कुछ आंसू अभी भी उसके तीखे गालों से टपक रहे थे और उसकी पतली गर्दन से नीचे टपक रहे थे। बस इतना फर्क है कि वो अब रो नहीं रही थी। वो उत्साहित होकर देख रही थी। मैं अब भागने वाला हूँ। मैं उससे नजर नहीं हटा सकता, लेकिन मैं खुद को भगाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे भागना है। मैं उसे करीब आधे मिनट से देख रहा हूँ और वो हिली नहीं है। उसकी आंखें अभी भी मेरी आंखों से मिली हुई है। उसकी मुस्कान भयावह है। जैसे ही उससे पीठ मोड़कर भागने की हिम्मत जुटाने वाला हूँ, वो हिलती है। एक तेज हरकत में उसकी गर्दन एक क्लिक के साथ एक तरफ मुड़ जाती है और वो अपनी पीछे के अंधेरे में रेंगती हुई चली जाती है। वो इतनी तेजी से हिलती है कि उसकी टूटी हुई भुजाएं टूट जाती हैं और वो भाग जाती है। ये मेरा मौका है। मैं भागने के लिए मुड़ता हूँ। मैं तेजी से भागता हूँ, पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैं कुछ पेड़ों से बचता हूँ, दूसरे से टकराता हूँ, लेकिन रुकता नहीं। उसने मुझे ऐसा अकेला क्यों छोड़ दिया? धिक्कार है। वहाँ टावर है। मैं सीढ़ियों से ऊपर भागता हूँ, लड़खड़ाते हुए अपने केबिन में जाता हूँ और दरवाजा बंद कर देता हूँ।
मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। अपनी केबिन की सुरक्षा से मैं टावर की खिड़कियों से चारों ओर अपने आसपास के जंगल को देखता हूँ। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। धिक्कार है। मैं अपने कवर के नीचे जाता हूँ। मैं अपना लैंप जलाता हूँ और बिस्तर पर कूद जाता हूँ। कांपते हुए मैं खुद को शांत करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपने आसपास की आवाजें सुन सकूं, अपनी तेज धड़कनों के बीच उसकी आवाज सुन सकूं। लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। वहाँ सिर्फ सन्नाटा है। जैसे ही मैं अपने कवर से बाहर झांकता हूँ, एलिसन को रेडियो पर कॉल करने की हिम्मत जुटाता हूँ, तब मुझे यह दिखाई देता है मेरे केबिन के फर्श पर खरोंचों के निशान हैं। निशान जब शायद मैं दौड़ते हुए अंदर गया था, लेकिन मैं उन्हें नहीं देख पाया था। वे किसी जानवर द्वारा बनाए गए निशान जैसे दिखते हैं, किसी रेंगने वाली चीज द्वारा निर्मित। ये निशान मेरे केबिन के दरवाजे से लेकर पूरे कमरे में मेरे बिस्तर तक है। मैं उसे पहले बाहर नहीं देख सका था क्योंकि वो पहले से ही मेरे साथ केबिन के अंदर थी। वो बिस्तर के नीचे है। मैं तो जम गया हूँ। मुझे पता है कि वो वहाँ है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। वो मेरे बिस्तर के नीचे है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं नियमों के बारे में सोचता हूँ। क्या इसमें कुछ था? 2 नियम हैं जो मदद कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसका पालन करना है। नियम 6, अगर आप जागते हैं और खिड़की से आपको घूरती हुई मुस्कुराती हुई महिला को देखते हैं तो अपने कंबल के नीचे छिप जाएं और अपनी सांस रोक ले। वो आपकी झोपड़ी या केबिन में आएगी और आप महसूस करेंगे कि वो आपके ठीक ऊपर सांस ले रही है, जैसे कि वो आपके ऊपर मंडरा रही हो। सांस ना ले। ये केवल कुछ सेकंड तक चलेगा। जब आपको लगे कि वो चली गई है तो सुबह तक मुख्य लाइट चालू कर दे। या नियम 9, अगर कभी आप अपने टावर पर वापस लौट रहे हो और आपके टावर के अंदर कोई और दिखाई दे, जब तक आप अगले टावर तक ना पहुंच जाएं, तब तक दौड़ना बंद ना करें। पीछे मुड़कर ना देखें, वो आपका पीछा कर रही होगी। क्या मैं नियम 6 के अनुसार उसके जाने तक अपने कवर के नीचे छिपा रहूंगा या फिर मैं भाग जाऊं क्योंकि वो मेरे टावर के अंदर है, जैसे कि नियम 9 में है। जब मैं अंदर गया तो वो पहले से ही टावर के अंदर थी, तो ये नियम 9 है ना? मैं उसे सुनता हूँ, जोर से नहीं, लेकिन मैं उसे सुनता हूँ। ऐसी आवाज जो तब होती है जब कोई व्यक्ति शांति को ना तोड़ने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हल्की सी सरसराहट, 1 सेकंड बाद हल्की चटकने की आवाज। उसकी बाहें वो हिल रही है, इसके साथ एक धीमी दबी हुई कर्रा। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मुझे अपना मन बनाना है। क्या मुझे अपने कवर के नीचे रहना चाहिए या भाग जाना चाहिए? नियम 6 या नियम 9? नियम 6 या नियम 9? मुझे अपने कवर के निचले हिस्से पर हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। ये कोई जोरदार खिंचाव नहीं था और सिर्फ 1 सेकंड तक चला। इसके बाद दूसरा खिंचाव पिछले झटके से थोड़ा ज्यादा जोरदार था। मैं नियम 9 चुनता हूँ। मैं बहुत तेजी से अपने बिस्तर से उछलकर बाहर निकलता हूँ और दरवाजा बंद होने के बाद उसमें से निकल जाता हूँ। मैं उसकी तरफ नहीं देखता। सौभाग्य से मैं पहले से ही अपनी जगह पर हूँ। मैं टावर के आधे रास्ते पर हूँ और मुझे ऊपर से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो केबिन से बाहर निकलती है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। मैं अपने टावर के नीचे हूँ और मुझे ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। वो टावर के आधे रास्ते पर है। मैं रास्तों की ओर दौड़ रहा हूँ और मुझे अपने पीछे मिट्टी और घास की सरसराहट सुनाई दे रही है। वो मेरे टावर के नीचे है। मैं बंकर की ओर भाग रहा हूँ। मेरे पीछे शोर बढ़ता जा रहा है। वो मेरे पीछे आ रही है। वो रास्ते पर है। मैं बंकर के पास पहुँचता हूँ और जल्दी से उसे खोलता हूँ। मैं सीढ़ी पर चढ़ता हूँ और अपने ऊपर लगे पैनल को बंद कर देता हूँ। मैं उसे सुनता हूँ। वो मेरे ऊपर लकड़ी और उसके आसपास की घास पर घूम रही है। उसकी धीमी कराहें मुझे स्तब्ध कर देती है, मेरे रोंगटे खड़े कर देती है, जबकि वो पीड़ा में कराहती है। मैं बंकर के कोने में हूँ। मैं दरवाजे की ओर देखता हूँ, लेकिन अंधेरे में उसे देख नहीं पा रहा हूँ। वो अभी भी मेरे ऊपर है। मैं उसकी हरकतें सुन रहा हूँ। वो तेज
अचानक झटके और धीमी लगभग भ्रमित हरकतों का मिश्रण है। शायद उसने मुझे बंकर में जाते हुए नहीं देखा, शायद उसे इसके बारे में पता भी ना हो, या क्या वो अंदर नहीं जा सकती? क्या ये वो जगह है जहां हार्वे अपनी रातें बिताता था जब वो टावर पर नहीं होता था? एलिसन ने कहा कि उसे नहीं पता कि वो अपनी कुछ रातें कहाँ बिताता था। क्या ये यहाँ था? अब मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। करीब 20 मिनट हो गए हैं। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर वाला जीव चला गया है, लेकिन मैं बेवकूफ़ी करना छोड़ चुका हूँ। मैं सुबह तक यहीं रहूंगा। अंततः मैं पास के पेड़ों को छूती हवा की शांत ध्वनि में खो जाता हूँ। तो पिछले रात वो मेरे बहुत करीब थी। जांच करने के अपने फैसले पर पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि ये मेरी नींद की कमी के कारण था या उसने मुझ पर कोई गड़बड़ जादू कर दिया था, लेकिन मैं फिर से ऐसा निर्णय नहीं लेने वाला। मैं नियमों का पालन करने वाला हूँ। सुबह हो चुकी है। मैं अभी भी बंकर में हूँ। मैं आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने ऊपर लगे पैनल को उठाकर बाहर झांकने की कोशिश करता हूँ। इतने लंबे समय तक अंधेरे में रहने के बाद सूरज की रोशनी से अंधा हो गया हूँ। अब सब कुछ साफ दिख रहा है। सावधान होकर मैं बाहर निकलता हूँ और अपने टावर की ओर बढ़ता हूँ। मैं तेजी से अपने टावर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, हेलो। मैं डर के मारे चौंक जाता हूँ, चक्कर खाता हूँ और सीढ़ियों के किनारे से लगभग गिर जाता हूँ। मेरे टावर के नीचे एक लड़की है, एक सामान्य दिखने वाली लड़की। उसके भूरे बाल हैं, चश्मा है और वो बड़ा सा बैकपैक लिए हुए है। उसने हाइकिंग गियर पहना हुआ है और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। आपको डराने के लिए माफ करें, वो कहती है। हाय, मैं समंता हूँ, सैम। मैं अभी भी उसे देख रहा हूँ। मेरा दिल धड़क रहा है। वो बताती है, मैं मार्क की बेटी हूँ। मैंने बोला, क्या आप यहाँ हमारे भोजन के स्टॉक देने के लिए आई हैं? एलिसन ने बताया था कि मार्क या उसका बेटा इसके लिए यहाँ आएंगे, लेकिन बेटी का कोई जिक्र नहीं था। मैं नीचे उतरते हुए आया। ओह, माफ करना, तुमने मुझे डरा दिया। मैं ऑस्कर हूँ, वो मुस्कुराते हुए दोहराती है। क्या तुम ठीक हो? मैंने एक कमजोर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बस मुझे डर लग गया, बस इतना ही। मुझे लगा कि ये मार्क या उसका बेटा है जो ये सब कर रहा है। वो हंसते हुए कहती है, आमतौर पर ऐसा ही होता है। मैंने हाल ही में मदद करना शुरू किया है। तुम वास्तव में आज मेरा पहला पड़ाव हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ऑस्कर। अब अंधेरा होने लगा है। मैं यह पता लगाने की दृढ़ संकल्प में हूँ कि इन जंगलों में क्या हो रहा है। मुझे गलत मत समझो, मैं बुरी तरह डर गया हूँ, लेकिन मैं गलत चुनाव करना छोड़ चुका हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, मैं अपने दम पर रह सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि किस पर भरोसा करना है। शायद एलिसन। मुझे देखना होगा। बिस्तर पर जाने से ठीक पहले मैं उसे कुछ पूछने के लिए रेडियो पर बात करता हूँ। अरे एलिसन, क्या मार्क की कोई बेटी है? ऑस्कर, अरे। एलिसन 1 मिनट बाद जवाब देती है। मैं तुम्हें रेडियो पर गुड नाइट कहने वाली थी। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ उसके बेटे से मिली हूँ। क्यों? ठीक है, मैं बस यही सोच रहा था। वो पूछती है, तुम ठीक हो ऑस्कर? क्या कुछ और हुआ है? मैं ठीक हूँ एलिसन, गुड नाइट। मैं अभी भी डरा हुआ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये नियम मेरी जीवन रेखा है। ये मुझे जीवित रखेंगे, इसलिए मुझे इनका पालन करना होगा। मैं अब पहले से कहीं ज्यादा जानता हूँ। मैं आज रात सोते समय अपने जूते पहने रहूंगा। बस किसी भी स्थिति के लिए मैंने मुख्य प्रकाश को बंद करने से पहले दीपक चालू करते हुए फैसला लिया। मैं करीब 30 मिनट तक बिस्तर पर लेटा रहा। तभी मैंने ये आवाज़ सुनी, फिर से खरोंचने की आवाज़। नियम 7, यदि आपको कहीं भी खरोंचने की आवाज़ सुनाई दे, चाहे वो आपकी झोपड़ी या केबिन पर हो या बाहरी घर के पास, तो सभी रेडियो को बंद कर दें और खरोंचना बंद होने तक अपने कवर के नीचे छिप जाएं। खरोंचने की आवाज़ हल्की है। ऐसा लगता है कि ये सीढ़ियों पर कहीं से आ रही है या नीचे आउट हाउस से। तुरंत
मैं अपने बड़े रेडियो के पास जाता हूँ और उसे बंद कर देता हूँ। मैं जांचता हूँ कि मेरा छोटा रेडियो बंद है, जो कि बंद है। मैं तेजी से अपने बिस्तर पर वापस जाता हूँ और कंबल के नीचे चला जाता हूँ। खरोंचना जारी रहता है। ये तेज होता जाता है। हर खरोंच धीमी और लंबी होती है। लकड़ी के बोर्ड पर कीलों की आवाज की नकल करती है, ठक ठक की आवाज। हर खरोंच के बाद लगभग 10 सेकंड का सन्नाटा होता है। फिर एक और खरोंच आती है, जो पिछली खरोंच से ज्यादा नजदीकी लगती है। जल्द ही खरोंचने की आवाज मुझे ऐसा महसूस कराती है जैसे कि यह मेरे ठीक बगल में हो। लगभग ऐसा लगता है जैसे यह मेरे बिस्तर के फ्रेम पर है। मैं अपनी सांस रोक लेता हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। कोई नियम नहीं, मैं बस बहुत डरा हुआ हूँ। अगली खरोंच बाकी खरोंचों से ज्यादा लंबी है। ये या तो मेरे बिस्तर के फ्रेम पर है या मेरी केबिन के दरवाजे पर। मुझे नहीं पता, मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं हिलने वाला नहीं हूँ। अब लगभग 15 मिनट के लिए खरोंचना बंद हो गया है। मैं केवल नीचे पेड़ों की सरसराहट सुन सकता हूँ, क्योंकि हवा उनके बीच से गुजरती है, जिससे मेरे केबिन के ठीक सामने एक वातावरण में फुसफुसाहट की आवाज पैदा होती है। मैंने पहले ही रात के बाकी समय के लिए अपने कवर के नीचे रहने का फैसला कर लिया था। बस तभी मुझे एक और आवाज सुनाई देती है, मंद कदमों की आहट। अब हर कदम तेज धमाका जैसा होता गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वो सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ रही थी। घबराहट में नियम भूल गया। सहज रूप से मैं बिस्तर से बाहर निकलता हूँ और अपने मेन लाइट स्विच की ओर भागता हूँ। मैं इसे चालू करता हूँ और दौड़ना तुरंत बंद हो जाता है। मैं स्तब्ध हूँ, अपने लाइट स्विच के पास खड़ा हूँ, कुछ होने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। कांपते हुए मैं अपने बिस्तर के पास रखी नियमों की सूची की ओर बढ़ता हूँ। उसे उठाता हूँ और जांचता हूँ कि मैंने सही काम किया है या नहीं। नियम 5, रात में अगर आपको किसी की आवाज सुनाई दे कि वो आपके टावर की ओर सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, तो सुबह तक मेन लाइट चालू कर दे। अगर आप ऐसा तब तक नहीं करते जब तक वो ऊपर ना पहुंच जाए, तो बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे पता था कि मेरा मेन लाइट एक से ज्यादा नियमों में शामिल था और मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ कि मैंने सही चुनाव किया था। मैं अपने टावर के चारों ओर बालकनी में देख रहा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं सीढ़ियों के ऊपर एकटक देखता रहता हूँ। ऐसा लगता है कि अनंत काल तक, लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं आता। मेन लाइट की तेज चमक के किरण नीचे आसपास के जंगल में देखना असंभव हो गया है। मैंने अपने डेस्क पर बैठते हुए सोचा, जब से उसने मेरी सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश की है, तब से लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और आज रात में किसी भी तरह सो नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करता हूँ। मैं आसपास के एरिया के मैप्स को गहराई से पढ़ रहा हूँ, अपने टावर के चारों ओर के मार्गों को देख रहा हूँ। हालांकि मैंने कुछ नया भी सीखा है। मैं अपने निकटतम टावर का मार्ग जानने में कामयाब रहा हूँ। यह बहुत जटिल नहीं है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि मैं एलिसन पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं वास्तव में उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उसे खुद देखना चाहता हूँ और खुलकर बात करना चाहता हूँ, आमने सामने, रेडियो के पीछे छिपकर नहीं। मैंने तब निर्णय लिया है कि कल मैं एलिसन के टावर पर जाऊंगा। मैं आज जल्दी उठ जाता हूँ। मैं सिर्फ कुछ घंटों की नींद पर हूँ, लेकिन ये काम करेगा। असल में मैं इतना व्यस्त हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता। मैं एक हल्का बैकपैक करता हूँ, कुछ खाना, पानी, टॉर्च, रेडियो, मेरा नक्शा और मेरा मैचेट चाकू। मैं कैमरा भी साथ लेता हूँ, ये देखने के लिए कि क्या एलिसन पुष्टि कर सकती है कि तस्वीरों में दिख रहा आदमी वास्तव में हार्वे है। सूरज की रोशनी दूर दूर तक फैले पेड़ों के ऊपर से झांक रही है। मैंने कभी सनराइज की खूबसूरती को नहीं देखा है। मैं आमतौर पर या तो सो रहा होता हूँ या बुरी तरह डरा हुआ होता हूँ, लेकिन ये खूबसूरत था। मैंने एलिसन को यह नहीं बताने का फैसला किया कि मैं आ रहा हूँ। हालांकि मुझे थोड़ा भरोसा तो है, लेकिन मैं उसे अपने ठिकाने के बारे में चेतावनी नहीं देना चाहता, ताकि उसे कुछ भी बदलने का मौका मिल जाए। इस मामले में मैं अपने जूते बांधता हूँ
और एलिसन के टावर की ओर चलना शुरू करता हूँ। इनमें केवल 3 घंटे लगने चाहिए। रास्ता अपेक्षाकृत सीधा था और नक्शे में देखते हुए मुझे बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई या कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं अपने एरिया से बाहर निकलकर एलिसन के क्षेत्र में जाने पर एक बड़ा अंतर देखा। प्रत्येक लुकआउट का एक एरिया होता है, उन्हें रास्ता को बनाए रखना होता है और अपने एरिया में आने वाली किसी भी समस्या से निपटना होता है। हालांकि जैसे ही मैंने एलिसन के एरिया में प्रवेश किया, मैंने देखा कि उसके रास्ते ठीक से बनाए नहीं गए हैं। ईमानदारी से कहूँ तो उनका बिल्कुल भी रख रखाव नहीं किया गया था। उगे हुए पेड़, झाड़ियाँ और वनस्पतियाँ देखकर मुझे खुशी हुई कि मैंने अपना मैचेट चाकू साथ लाया था और मैंने मुश्किल से दिखने वाले रास्तों पर चाकू चलाना जारी रखा। ये थका देने वाला काम था, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि रास्ते इतना साफ हो कि मैं अचानक जरूरत पड़ने पर उनसे भाग सकूं। मैं बस प्रेरणा खो रहा था और भूख लगने लगी थी। जब मैं उसके टावर पर पहुंचा, मुझे रास्ते साफ करने में जो काम करना था उसमें लगभग 5 घंटे लग गए। लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। टावर बिल्कुल मेरे जैसा ही है, 4 खंभों के ऊपर केबिन के साथ एक ही लेआउट, जंगल में एक छोटे से एरिया के भीतर है। उसका आउट हाउस विपरीत दिशा में था, लेकिन उसका फूड बैंक मेरे समान ही स्थिति में था, टावर के आधार के बाईं ओर। हालांकि एक बड़ा अंतर है जिसे मैंने तुरंत नोटिस किया। क्या बकवास है, उसके टावर से लगभग 50 फीट की दूरी पर एक बड़ा अग्निकुंड है, एक बोनफायर की तरह पत्थरों से घिरा हुआ। ऐसा लगता है कि किसी ने इसका अच्छा उपयोग किया है। ये देखते हुए कि हमारा काम ये सुनिश्चित करना है कि जंगल में बिल्कुल भी आग न लगे, ये थोड़ा अजीब है ना? मैं टावर पर चढ़ता हूँ। ऐसा करते समय मैं अपेक्षाकृत शांत रहता हूँ, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो सोचे कि मैं स्माइलिंग लेडी हूँ जो अपनी सीढ़ियाँ चढ़ रही है, लेकिन ज्यादातर इसलिए क्योंकि मैं घबराया हुआ हूँ। ऊपर पहुँचने पर मैं पहले से ही देख सकता हूँ कि टावर में कोई नहीं है। वास्तव में ऐसा लगता है कि इसमें कभी कोई नहीं था। केबिन के ऊपर पुराने घोंसले हैं, रेलिंग पर पुराने मकड़ी के जाल हैं और हर जगह धूल है। मैं दरवाजा खोलने जाता हूँ, ये बंद है। ये अजीब है, मेरे टावर में तो ताला भी नहीं है। मैं कांच से झांकता हूँ, खिड़की के अंदर धूल की मोटी परत के पार देखने के लिए आंखें सिकोड़ता हूँ। यहाँ अंधेरा है, जितना अंदर होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा अंधेरा। मैं एक मेज पर मुख्य रेडियो देख सकता हूँ, उसके बगल में अखबारों का और फाइलों का ढेर है। बिस्तर गंदा अस्त व्यस्त है। बिस्तर के नीचे से एक बैग झांक रहा है। मुझे लगता है कि ये उसका बैकपैक है। जहाँ तक मैं देखता हूँ वहाँ कोई किताब नहीं है, ताश के पत्ते नहीं है। दिन भर उसे व्यस्त रखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे, वो कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रहती है? मैंने तब उससे रेडियो पर कॉल करने का फैसला किया। मैं उससे नाम मिलने के लिए इतनी दूर नहीं आया था। मैं अपना रेडियो उठाया। एलिसन, अंदर आओ। अरे, एक त्वरित उत्तर। क्या हो रहा है ऑस्कर? अरे, बस सोच रहा था, मैंने कहा, और उसे यह बताने से पहले कि मैं यहाँ हूँ, मैंने थोड़ा जांच करने का फैसला किया। आप कहाँ हैं एलिसन? वो जवाब देती है, मैं अपने टावर में हूँ। क्यों? अरे, क्या बकवास है। मुझे यकीन है कि ये सही टावर है। ये उसका टावर है। मैं इसकी जांच कर रहा हूँ और वहाँ कोई नहीं है। वो मुझे झूठ बोल रही है। हाँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं तब उसे झूठ बोलता हूँ। अपनी कांपती आवाज को आत्मविश्वास से छिपाने की कोशिश करते हुए बोलता हूँ, बस मेरे एरिया के किनारे पर कुछ कैंपर हैं, मैं उनसे निपट लूंगा। कोई जवाब नहीं। क्या उसने इसे खरीदा? क्या वो मुझ पर विश्वास करती है? जवाब दो एलिसन, मुझे जानना है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं। बहुत बढ़िया ऑस्कर, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, शुक्र है। मुझे लगता है कि वो मुझ पर विश्वास करती है। मैंने टावर से नीचे जाने का फैसला किया और पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया। मैं इसका पता लगाना चाहता था। हो सकता है कि वो टावर की ओर वापस जा रही हो।
इसलिए उसने कहा कि वो पहले से ही वहाँ है। ये सिर्फ एक गलतफहमी हो सकती है, इसलिए मैं स्थिति का पता लगाने जा रहा हूँ और देखूंगा कि क्या होता है। 30 मिनट से ज्यादा का समय हो गए हैं। उसका कोई सुराग नहीं मिला है, किसी भी चीज का कोई निशान नहीं। असल में ये इलाका पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से मृत। जानवरों की सरसराहट, दूर से पैदल चलने वालों की आवाज कहाँ है? ये बहुत शांत है, बहुत ही शांत। इंतजार करने के दौरान मैंने खुद से कहा था कि अगर वो जल्दी वापस नहीं आई तो मैं उसके टावर में घुस जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि ये अवैध है या नहीं। ये तकनीकी रूप से मेरे नियोक्ता की संपत्ति है ना? मुझे लगता है कि ये अवैध है, लेकिन मुझे इसकी जांच करनी होगी और मुझे इसे जल्दी करना होगा, अंधेरा होने से पहले। मैं दरवाजे पर अपनी मैचेट चाकू की बेंट से दरवाजे के हैंडल की ठीक ऊपर से वार करता हूँ। तेज धमाके से खौफनाक सन्नाटा टूटता है। उसके बाद दरवाजा खुलने की चरमराहट सुनाई देती है। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता हूँ और कुछ होने का इंतजार करता हूँ। कुछ नहीं। मैं अंदर जाता हूँ, धूल मुझ पर लगती है और मैं खुद को खांसने से रोकता हूँ। मुझे चुप रहना है और मुझे तेज होना है। केबिन के अंदर ठंड है, बाहर के तापमान से अजीब तरह से ज्यादा ठंड है। मैं अखबारों और फाइलों के ढेर के पास जाता हूँ। पहले अखबार की हेडलाइन देखकर मुझे सिहरन होती है, बहन हाइकर्स लापता। मैंने लेख को सरसरी निगाहों से देखा। ये जंगल है, 2 बहनें लापता हैं। क्या ये एलिसन की बहन थी? उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि उसकी एक बहन लापता है। क्या वो दूसरी बहन थी? ये समझ में नहीं आता। मैंने बाकी अखबारों को पलटकर देखा। ज्यादातर तो सिर्फ यही दोहराया कि 2 बहनें अभी भी लापता हैं। जब तक 3 सप्ताह तक लापता रहने के बाद एक बहन मिली। लेख में कहा गया है कि बहनों में से एक को जीवित और स्वस्थ पाया गया है, लेकिन दूसरी अभी भी लापता है। इनमें कहा गया है कि जंगल में खो जाने के बाद वे अलग हो गई थी। एलिसन ने ये कभी उल्लेख नहीं किया था कि वो भी खो गई थी। अगर ये उसके बारे में था, क्या उसने इसे बहुत पर्सनल माना या उसने झूठ बोला? मैं अपना ध्यान फाइलों की ओर मोड़ता हूँ। अंदर एक कागज का टुकड़ा। इसका शीर्षक है ऑस्कर। क्या बकवास है! इसके नीचे मेरे बारे में जानकारी थी। मैंने अपने तलाक के बारे में और नौकरी क्यों ली, मेरी उम्र, मैं कैसा दिखता हूँ, इसके बारे में जो जानकारी उसे दी थी। शायद उसने ये सब इसलिए लिखा होगा कि ताकि वो मुझे भूल ना जाए। दोस्ताना व्यवहार करने का एक अजीब तरीका। रुको, उसे ये कैसे पता? हम कभी मिले नहीं। उसे कैसे पता कि मैं कैसा दिखता हूँ? यहाँ कुछ अजीब चल रहा है। मैं अपना ध्यान बिस्तर के नीचे रखे बैग की ओर मोड़ता हूँ। ये एक बड़ा सा बैकपैक है, गहरे नीले रंग का। मैं इसे बाहर निकालता हूँ और खोलता हूँ। अंदर कपड़े हैं, वे मर्द के कपड़े जैसे दिखते हैं। टी शर्ट, हाइकिंग पैंट, एक रेन जैकेट। मैं और गहराई से खोजता हूँ। मुझे एक हथौड़ा मिलता है और फिर एक रिंच। वहाँ कुछ भी असामान्य नहीं था। अगली चीज जो मैं निकालता हूँ वो है एक जोड़ी धूप का चश्मा, बगल में लगा हुआ RS। नाम के पहले अक्षर निश्चित रूप से एलिसन के नहीं हैं, बल्कि किसी और के हैं। मैंने बैग के निचले हिस्से में हाथ डाला और एक छोटी धातु की वस्तु को महसूस किया। मैंने उसे बाहर निकाला और पाया कि ये एक पॉकेट चाकू है। ये एक बहुत ही बढ़िया चाकू है। ऐसा लगता है कि इसे किसी ने खुद डिजाइन किया है। इसका रूपरेखा सुनहरी है और इसके बीच में लहरदार चांदी और काले रंग के डिजाइन का मिश्रण है। इस पर भी बहुत छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, मेरे प्यार के लिए, तुम्हारे लिए हार्वे। क्या बकवास है! उसके पास हार्वे का चाकू क्यों है? क्या ये उसका सामान है? क्या उसके गायब होने के बाद उसका सामान यहीं गया है? मैं कुछ भी नहीं ले जा रहा हूँ। उसे पता चल जाएगा कि मैं यहाँ था, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं जाने के लिए खड़ा हुआ, मैंने अपने पीछे एक जानी पहचानी आवाज सुनी, एलिसन की आवाज। तुम्हें पता है, वो बस तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहती है। मैं घूम जाता हूँ, मैं डर के घूम जाता हूँ। मेरे पीछे, मेरे और दरवाजे के बीच एक महिला खड़ी है।
वो मुझसे थोड़ी छोटी है। उसके गंदे बिना धुले सुनहरे बाल हैं जो हर तरफ से बाहर निकले हुए हैं। उसके कपड़े लंबी हल्के भूरे रंग की हाइकिंग पैंट जो पुराने गंदगी और दागों से खराब हो गई है। इसी तरह उसकी हल्के लाल चेक शर्ट ऐसे ही दिखती है जैसे उसने बहुत खराब दिन देखे हो। झुर्रीदार गंदी उसकी आस्तीन के अंत में एक चीरा लगाया हुआ है। उसका चेहरा सामान्य या कम से कम इंसान जैसा। उसकी आंखों की चमकीली नीली पुतलियां उनके लाल रक्त रंजित परिवेश के साथ सीधा विपरीत प्रदान करती है। वो ऐसी दिखती है जैसे वो हफ्तों से सोई नहीं है। उसकी उन्मत्त आंखें पागलपन की चीख मार रही है, मुझे पागलपन से देख रही है। उसके हाथ उसके बगल में लटके हुए हैं। उसका कमजोर शरीर कुपोषण का प्रतीक है। परित्यक्त्य। हे एलिसन, मैं हकलाते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि वो मुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहती है? वो बस चाहती है कि तुम मुस्कुराओ, एलिसन ने जवाब दिया। अभी अभी उसकी आंखों में पागलपन भरी नजर थी और वो मुझे घूर रही थी। वो बस चाहती है कि तुम मुस्कुराओ। ठीक है एलिसन, क्या हो रहा है? मैं आत्मविश्वास से भरा अभिनय करने की कोशिश करता हूँ। क्या तुम ठीक हो? एलिसन बिस्तर की ओर बढ़ती है। जब वो ऐसा करती है तो मैं केबिन के चारों ओर चक्कर लगाता हूँ। अब मैं दरवाजे के पास हूँ। एक अच्छी शुरुआत। वो बिस्तर पर बैठ जाती है और धूल भरे फर्श को देखती है। मैं उसके चेहरे पर आंसू देखता हूँ। ये एक टूटी हुई महिला है। हम लापता हो गए, एलिसन ने गले में कुछ अटका कर कहा। हम दोनों, और मैं बच गई और वो नहीं। मैं उन्हें नहीं बता सकती कि मैंने क्या किया, लेकिन ये बुरा था, लेकिन ये बहुत बुरा था। और अब वो चुप हो गई। और अब वो, तुमने क्या किया एलिसन? मैं किसी भी क्षण अपनी मैचे चाकू उठाने के लिए तैयार हूं। हम खो गए और हम इतने लंबे समय तक खोए रहे। वो मुझसे कहती रही, सब ठीक हो जाएगा एलिसन, वे हमें ढूंढ लेंगे एलिसन। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया इतने लंबे समय तक। और मुझे भूख लगी। वो हमेशा बहुत पॉजिटिव रहती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन भोजन, हम कुछ भी नहीं पकड़ पाए, कुछ भी काम नहीं आया। हमने ऑस्कर की कोशिश की, मैं वादा करता हूं कि हमने कोशिश की, एलिसन ने कहा। उसकी आवाज में तनाव था। ठीक है एलिसन, मुझे पता है तुमने कोशिश की। क्या हुआ? उसने ऊपर देखा। मैं उछल पड़ा, लेकिन वो केवल बोलती रही। वो मेरी ओर देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। जब मैंने उसे धक्का दिया, मैंने उसे दूर धकेल दिया किनारे से। ये कमजोरी का क्षण था, भूख का क्षण था। वो इतनी दूर गिर गई, उसकी बाहें टूट गई, वो हिल नहीं रही थी। मैं बहुत भूखी थी। उसने वापस जमीन की ओर देखा। वो वैसे ही मेरे जैसे ही जीती थी, मुस्कुराते हुए। मेरा पेट खराब हो गया। उसने अपनी ही बहन को मार डाला। मैंने सुना है कि भूख आपको पागल कर देती है। मैंने सुना है कि ये आपको भोजन के लिए कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जब मैंने उसे धक्का दिया तो मैं ऐसा नहीं कर सकी। उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। उसकी अन्यथा उन्मत्त आंखों में आंसू बह रहे थे। और अगले दिन उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। मेरा पेट बैठ गया था। उन्होंने उसे एक दिन बाद ही ढूंढ लिया, जबकि मैं उससे डरता था। मुझे एलिसन के लिए सहानुभूति की भावना महसूस हुई। मैं उसके साथ नहीं रह सकता था। पागलपन का एक पल हमेशा के लिए मेरे जीवन को परिभाषित कर रहा था, और उसके लिए सचमुच कुछ भी नहीं। और फिर उसने मुझे पा लिया। एलिसन फुसफुसाते हुए जमीन की ओर देखने लगी। उसके गाल पर एक और आंसू लुढ़क गया। तुम्हें किसने ढूंढा?
मैंने पूछा, उम्मीद करते हुए कि वो नहीं होगा जो मुझे लगता है कि वो कहेगी। मेरा खून जम गया। मेरी बहन अभी भी मुस्कुरा रही है। अभी भी भूखी है। एलिसन ने बड़बड़ाते हुए कहा, वो मुझसे बदला ले रही है और वो तुमसे बदला ले रही है। एलिसन खड़ी हुई और मेरी ओर देखा। तुम सबसे। मैं एक छोटा सा कदम पीछे हट गया और केबिन से बाहर निकल आया, अपनी नजरें एलिसन से हटाए बिना। मैंने क्या किया? मैं पूछता हूँ। वो आप सभी को दोषी ठहराती है। आप उसे नहीं ढूंढ पाए। उसे ढूंढना आपका काम है, हमारा काम। इसके बजाय उसने मुझे ढूंढ लिया और मैं उसे फिर से नहीं खोऊंगा। एलिसन धीरे धीरे मेरी ओर चलना शुरू करती है। एलिसन, मैंने तो यहाँ काम अभी अभी किया। मैं तो कभी इन जंगलों में गया ही नहीं था। मैं पीछे हटते हुए घबराने लगा। एलिसन, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम तुम्हें वहां से निकाल सकते हैं। हर बार उसे भूख लगती है। अब वो कभी संतुष्ट नहीं होती। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब उसने ये कहा तो मुझे पता चल गया कि आसपास का जंगल इतना शांत क्यों था। हार्वे ने 10 नियम भी समझ लिए और फिर भी वो आखिरकार उसके पास पहुंच ही गई। नियम तो मैं भी नहीं समझ सकती। एलिसन पहली बार मुस्कुराने लगी थी। अरे ऑस्कर, अब वो बहुत भूखी है। वो अचानक तीखी चीखों के साथ अपनी बाहें फैलाकर मुझ पर झपटती है। उसके कमजोर शरीर को काबू करना आसान है। मैं उसे एक तरफ घुमाता हूँ और एक तेज हरकत के साथ उसे अपने से दूर धकेल देता हूँ। वो लड़खड़ाती है और उसका पैर बालकनी की तरफ से फिसल जाती है। वो अपना संतुलन खो देती है, लकड़ी के फर्श से टकराती है और फिर टावर की तरफ से नीचे गिर जाती है। ये सब बहुत तेजी से हुआ। मैंने उसे धक्का देते हुए जमीन पर गिरा दिया। ज्यादातर सदमे में मैंने सुना कि वो नीचे उतरते समय किसी चीज से टकराई, शायद सीढ़ियों से। उसके बाद जमीन से टकराने पर एक जोरदार धमाका हुआ। गिरते समय वो एक बार भी नहीं चिल्लाई। हे भगवान, मैंने उसे मार ही डाला। हे भगवान। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सीढ़ियों से नीचे भागा। उम्मीद है कि वो मरी नहीं होगी। जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि वो टावर के बेस से लगभग 10 फीट की दूरी पर पड़ी है। चेहरा नीचे की ओर, हाथ टूटे हुए मुड़े हुए हैं। उसके सिर से खून का एक छोटा सा धारा बह रहा था और नीचे की मिट्टी से रिस रही थी। वो हिल नहीं रही थी। मैं अपने टावर की ओर वापस दौड़ता हूँ और केवल थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ जब थकावट हावी हो जाती है। अंधेरा होने से पहले मुझे वहाँ पहुँच जाना चाहिए। भाड़ में जाए, मैं इस जंगल से निकल रहा हूँ। एलिसन पूरी तरह से पागल है। उसने मुझ पर हमला किया। ये आत्मरक्षा थी। वो पूरी तरह से पागल है। उसने जो कुछ कहा वो वास्तव में मेरे साथ चिपक गया है। हार्वे ने 10 नियम निकाले। शिट। पर जो अब मुझे पता है कि हार्वे ने लिखी थी केवल 9 थे। 10वां नियम क्या है? ये कम से कम ये बताता है कि हार्वे इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहा। 1 साल। उससे पहले पुअर फेलो रिक, जिसके बारे में मुझे अब संदेह है कि एलिसन की केबिन में धूप के चश्मे उसी के पास थे, केवल 1 सप्ताह ही जीवित रहा। लेकिन हार्वे के पास 9 नियम थे। मैं अभी भी पीछे की ओर भाग रहा हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। मैं अपना टावर देखता हूँ। लगभग अंधेरा हो चुका है। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी कार तक कैसे पहुँचूंगा और मैं रात में इन जंगलों में घूमना नहीं चाहता। इसलिए मैंने तय किया कि मैं बंकर में सोऊंगा। मुझे लगता है कि हार्वे ने अपनी रातें यहीं बिताई जब वो टावर पर नहीं था। मुझे लगता है कि यही वो कुंजी है जिससे वो इतने लंबे समय तक जीवित रहा और इसने मुझे अतीत में भी बचाया है। मैं अपने टावर की ओर भागूंगा, अपना मुख्य बैकपैक उठाऊंगा और बंकर में जाऊंगा। मैं डिहाइड्रेशन से बेहोश होने के कगार पर हूँ, इसलिए मुझे और पानी की जरूरत है, जो मेरे टावर में भी है। मैं अपनी चीजें उठाऊंगा और चलूंगा, अंदर और बाहर।
अब मैं अपने टावर में हूँ। मैं जल्दी जल्दी अपना सामान समेटता हूँ। मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ। मुझे कुछ सुनाई देता है। ये धीमी है, आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन ये वहाँ है। मैं अपनी सांस रोक लेता हूँ और हिलना बंद कर देता हूँ, ये सुनने के लिए कि ये आवाज क्या है। लंबी धीमी शांत आवाजें, मुझे खरोंचने की आवाज सुनाई देती है। नियम 7, यदि आपको कहीं भी खरोंचने की आवाज सुनाई दे, चाहे वो आपकी झोपड़ी पर हो या बाहरी घर के पास, तो सभी रेडियो बंद कर दें और खरोंचना बंद होने तक अपने कवर के नीचे छिप जाएं। तुम मजाक कर रहे हो? वो जानती है कि मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी जगह पर जम गया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि खरोंचना बंद हो जाएगा, ये जानते हुए कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे नियम का पालन करना होगा। मैं अपने रेडियो पर मुड़ता हूँ। उस पर सीधे नीचे जंगल में मुझे एक पीला सफेद चेहरा दिखाई देता है जो मेरी ओर देख रहा है। उसके सिर से वही घुंघरेले काले बाल लटक रहे थे। उसके चेहरे पर वही चौड़ी भयावह मुस्कान थी। उसकी गोरी त्वचा आसपास के अंधेरे में रोशनी थी। मुझे उसका शरीर कुछ भी नहीं दिखाई देता, बस उसका चेहरा रात के अंधेरे में उभरता हुआ दिखाई देता है। वो मेरी ओर देख रही है। उसकी उत्तेजित आंखें मेरी आंखों से मिल गई है। वो जानती है कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यहाँ आखिरी रात बितानी है और मुझे लगता है कि वो मुझे पाने के लिए कुछ भी करने जा रही है। मैं अपनी निगाहें हटाता हूँ और रेडियो बंद करके अपने कंबल में छिप जाता हूँ। एलिसन ने मुझे जो कहा वो मेरे दिमाग में गूंज रहा है। अब वो बहुत भूखी है। वो बहुत भूखी है, बहुत भूखी। मैं अपने कवर के नीचे जाने के कुछ समय बाद ही खरोंचना बंद हो जाती है। मैं सचमुच हवा में उसकी भूख को महसूस कर सकता हूँ जो मेरे टावर के ऊपर मंडरा रही है, मुझ पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जब मुझे यकीन हो जाता है कि खरोंचने की आवाज बंद हो गई है तो मैं अपने बिस्तर से झांकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे अचानक पकड़ ले। मैं उसके द्वारा मुझ पर फेंकी जाने वाली किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहता हूँ। मैं खड़ा हो जाता हूँ और अपनी केबिन की बालकनी के चारों ओर चक्कर लगाता हूँ। आसपास के एरिया को स्कैन करता हूँ। जहाँ वो पहले खड़ी थी अब वो वहाँ नहीं है। मैं जानता था कि वो तेज है। इससे पहले जब मैंने उसे जंगल में रोते हुए पाया था तो वो मुझे मेरे टावर पर वापस ले आई थी। वो कहीं भी हो सकती है। मैं अपने केबिन में जाने के लिए पीछे मुड़ता हूँ। मैं खिड़कियों में से एक से बाहर देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे मंद लैंप का प्रतिबिंब टिमटिमाना शुरू हो जाता है। धिक्कार है। नियम 4, रात को हमेशा अपना लैंप जलाकर सोएं। अगर ये टिमटिमाने लगे तो जल्दी से अपनी मुख्य लाइट चालू कर दें सुबह तक। अगर ऐसा करने से पहले ही आपका लैंप पूरी तरह से बुझ जाए तो सुबह तक अपने बिस्तर के नीचे छिप जाएं। जैसे ही मैं लैंप के प्रतिबिंब को देखता हूँ मेरी आंखें एडजस्ट हो जाती है और वो वहाँ होती है, मेरे ठीक सामने, कांच के पार मेरी बालकनी पर खड़ी होती है। ये वही है। उसकी टूटी हुई भुजाएं फैली हुई है। उसके बिखरे हुए बाल गीले हैं। उसकी आंखें बड़ी है। उसकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही है। नियम 6, अगर आप जागते हैं और खिड़की से आपको घूरती हुई मुस्कुराती हुई महिला को देखते हैं तो अपने कंबल के नीचे छिप जाएं और अपनी सांस रोक लें। वो आपकी केबिन में आएगी और आप महसूस करेंगे कि वो आपके ठीक ऊपर सांस ले रही है, जैसे कि वो आपके ऊपर मंडरा रही हो। सांस ना ले, ये केवल कुछ सेकंड तक चलेगा। जब आपको लगे कि वो चली गई है तो सुबह तक मुख्य लाइट चालू कर दें। तब दीपक एक बार फिर टिमटिमाता है, फिर बंद हो जाता है और मुझे अंधेरे में डुबा देता है। मेरे पास 2 नियम हैं जिनका मुझे पालन करना था, 2 परस्पर विरोधी नियम। मैं उससे नजर नहीं हटा सकता, लेकिन मुझे पता है कि मुझे मुख्य प्रकाश चालू करना होगा। उसकी गर्दन अचानक एक तरफ झुक जाती है और वो तेजी से चलने लगती है। मेरा मतलब है तेजी से। हर कदम पर जोर से आवाज करते हुए वो बालकनी से दूसरी तरफ के दरवाजे की ओर बढ़ती है।
ओह लानत है। मैं मुड़ता हूँ और मुख्य लाइट की ओर भागता हूँ। जब मैं इसे चालू करता हूँ तो वो दरवाजे के करीब आधी दूरी तय कर लेती है और अब मुझे तय करना है कि मैं बिस्तर के नीचे छिप जाऊं या चादर के नीचे। मैं कवर चुनता हूँ। नियम 6 में कहा गया है कि वो आपकी केबिन में आएगी और वो ऐसा करने ही वाली है। मैं अपने बिस्तर की ओर दौड़ता हूँ और अपनी आंखों पर कवर खींचता हूँ। जब मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपने केबिन का दरवाजा खुला हुआ देखता हूँ। मैं उसकी तेज तेज कदमों की आवाज सुनता हूँ जो मेरी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब मैं केवल अंधेरा देख रहा हूँ। मैं मोटे कवर के नीचे लेटा हुआ हूँ। मैं अपनी सांस रोक लेता हूँ। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ जैसा कि नियम कहता है कि मैं करूँगा। वो मेरे ठीक ऊपर है। मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता हूँ। ठंड है, मेरी आंखें बंद है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो वहाँ है। मैं अपनी सांस रोकने की कोशिश करता हूँ। मेरा दिल मेरी छाती से बाहर निकल रहा है। मेरा पेट डर से मचल रहा है, लेकिन मैं सांस लेने से इनकार करता हूँ। फिर भी वो इंतजार करती है। मेरा ऐसा करने के लिए वो बेताब है। अगर मैं सांस लूंगा तो क्या होगा? क्या वो मुझे यहीं अभी मार देगी? क्या वो मुझ पर कब्जा कर लेगी? मेरी छाती में दर्द हो रहा है। मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। वो इसे महसूस कर सकती है। उससे लगता है कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ। उसकी बेचैन सांसें और भी ज्यादा उत्तेजित होती जा रही है। मैं महसूस करता हूँ कि उसके बाल मेरे दोनों तरफ कंबल के ऊपर से लटक रहे हैं। वो गीले हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे सांस लेने की जरूरत है। बस बस। मैं परेशान हूँ। मेरा मुंह खुल जाता है। वो चली गई। वो बस गायब हो गई। मैं 3 या 4 सेकंड तक और रुका रहा, जितना मैं शारीरिक रूप से कर सकता था। फिर खांसने और सांस लेने के लिए हाँफने लगा। लेकिन वो चली गई। अब कोई ठंडी सांस नहीं, कोई मौजूद नहीं। मैं फिर से अकेला था। मैंने चादर हटाई। मेरी केबिन का दरवाजा खुला हुआ था, हवा में झूल रहा था। मेरी मुख्य लाइट अभी भी जल रही है और मेरा लैंप भी एक बार फिर जल रहा है। क्या उसने लैंप की टिमटिमाहट का इस्तेमाल मुझे गड़बड़ करने के लिए, उकसाने के लिए किया था, गलत नियम चुनने के लिए? अगर मैंने बिस्तर के नीचे छिपने का विकल्प चुना होता तो क्या वो मुझे मार देती? कुछ घंटों से शांति है। मेरी मुख्य लाइट अभी भी जल रही है और मेरा लैंप भी। मैं थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसकी गेम प्लान है, मुझे सुरक्षा के झूठे एहसास में फंसाना। मैं अपनी सुरक्षा कम नहीं कर रहा हूँ और शुक्र है कि मैंने ऐसा नहीं किया। तभी मुझे एक कैंप फायर दिखाई देता है मेरे टावर के ठीक पास। केबिन से आने वाली रोशनी की चमक से देखना मुश्किल होता जाता है, लेकिन मैं इसे देख सकता हूँ। वास्तव में एक से ज्यादा देखता हूँ। मेरे टावर के चारों ओर कैंप फायर हैं। मैं बालकनी के किनारे पर घूमता हूँ। मैं 6 आग गिनता हूँ। हर आग के पास मेरी तरफ पीठ करके खड़ी अंधेरी मानवीय आकृतियां हैं। क्या बकवास है! ये सभी खड़ी हैं, एक एक आग उसमें देख रही है। आकृतियां अलग अलग आकार की है, एक बच्चे जैसी दिखती है। मैं अंधेरे में कोई खास विशेषता नहीं देख सकता, सिर्फ उनकी आकृतियां देख सकता हूँ। छठी आग के पास कोई आकृति नहीं है। वहाँ कोई आकृति क्यों नहीं है? जैसे ही मेरी आंखें नीचे के अंधेरे में ढलने लगी है, आकृतियां अपने आग में गिरने लगी है, एक एक करके। आग में सबसे पहले गिरने वाला व्यक्ति एक आदमी जैसा दिखता है। वो आकृति लंबी और पतली है। वो लगभग स्वेच्छा से आग की लपटों में अपना चेहरा पहले गिराता है। जैसे ही वो छटपटाता है, आग की लपटें उसे घेर लेती है, जिससे उसका कोई भी चेहरा पहचान पाना असंभव हो जाता है। उसकी आंखें हवा में गूंजती है। मैं डर के मारे देखता हूँ। तभी एक और आकृति, एक महिला आग में गिर जाती है। वो चिल्लाती है, चीखती है। आग की लपटें उसे घेर लेती हैं। वो आग में तड़पती है, लेकिन वो इससे बचने की कोशिश नहीं करती। इसके बाद सबसे छोटी आकृति, एक बच्चे की आकृति, एक लड़का। वो
जब वो आग में मुंह के बल गिरता है तो मेरी सांस रुक जाती है। मैं खुद को चीखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मेरा पूरा शरीर सदमे में है। बच्चा चुप है, लेकिन आग से जलते हुए वो हिंसक रूप से हिल रहा है। चौथा, सबसे बड़ा आकृति, एक बड़े आदमी का चौड़ा मजबूत आकार। वो अपनी आग में गिरता है, दर्द से कराहता है, चीख को दबाता है, लेकिन जलते समय मुश्किल से हिलता है। अंत में एक महिला की आकृति। मैं उसके गिरने से पहले उसकी ओर मुड़ता हूँ। मुझे उसे देखना है। मैं अंदर भागता हूँ, अपनी टॉर्च पकड़ता हूँ और वापस वहीं भागता हूँ जहाँ मैं पहले खड़ा था। जैसे ही वो आग में गिरती है, मैं उस पर लाइट चमकाता हूँ। उसके बिखरे हुए सुनहरे बालों और लाल चेक शर्ट की केवल एक झलक देख पाता हूँ। उसकी आस्तीन पर एक चीरा लगा होता है। इससे पहले कि आग की लपटें फैल जाए, अब सिर्फ एक आग जल रही है। छठी आग, वो आग जिसके पास कोई आकृति नहीं है। जैसे ही मेरे नीचे वालों की चीखें रात में गूंजती है, मुझे एक औरत की रोने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, कहीं नीचे पेड़ों में। ऑस्कर। जैसे ही पेड़ों के नीचे से सूरज की पहली किरण झांकने लगी, उसका आवाज सुनाई दी, ऑस्कर, क्या तुम वहां हो? मैं बालकनी की ओर भागता हूँ हल्की सावधानी से और देखता हूँ कि मार्क की बेटी सैम नीचे खड़ी है। वो उन्हीं कपड़ों में है जिससे मैंने उसे पिछली बार देखा था। सैम, मैं चिल्लाया, सैम, हमें यहाँ से निकलना होगा। वहाँ चिल्लाकर कहती है, ऑस्कर, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। मुझे एलिसन के बारे में, उसकी बहन के बारे में पता है। मुझे हार्वे और उसके परिवार के बारे में भी पता है। रिक के बारे में मुझे सब कुछ पता है। हमें यहाँ से निकलना होगा सैम। वो चिल्लाती है, हम ऐसा नहीं कर सकते ऑस्कर, हमें इसे जलाना होगा। हमें एलिसन की बहन को जलाना होगा। हमें उसे जलाना होगा? मैं चिल्लाया, हमें उसे क्यों जलाना है? ये नियम 10 है ऑस्कर, वो तुम्हारा पीछा करेगी चाहे तुम कहीं भी जाओ। अगर तुम ये जगह छोड़ दोगे तो वो हमेशा के लिए तुमसे एक कदम पीछे रह जाएगी, जब तक तुम उसे जला ना दो। ये नियम 10 है, उसका शरीर ढूंढो और उसे जला दो। नियम 10, उसका शरीर जला दो, नहीं तो वो हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। मैं हार कर चिल्लाया, हम उसकी लाश कैसे ढूंढेंगे? मुझे पता है ऑस्कर, वो कहाँ है। सैम ने मुझे शांत करने के प्रयास में गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ समझा दूंगी, वो पास में ही है। मैं बाकी सभी नियमों से बच चुका हूँ, अब मुझे एक और नियम से बच निकलने की जरूरत है। मैं अपनी वो बड़ी सी मैचेट चाकू पकड़ता हूँ। ये समझ में आता है कि मुस्कुराती हुई महिला जंगल से बाहर आपकी पीछा करती है, इसलिए हार्वे नहीं जा सका और इसलिए एलिसन भी नहीं जा सकी। इसलिए एलिसन ने कहा, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है जब तक हम उसे जला ना दे। और सैम, एलिसन ने कहा कि मार्क की कोई बेटी नहीं है, लेकिन क्या यह सिर्फ मुझे भ्रमित करने के लिए था, मुझे एक संभावित सहयोगी के खिलाफ खड़ा करने के लिए? किसी भी तरह से मैं सैम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। निश्चित रूप से तब तक नहीं जब तक मैं सुन ना लूं कि उसे क्या कहना है। इसलिए मैं अपनी बड़ी चाकू पकड़ता हूँ। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर सैम के पास पहुंचता हूं। वो मेरी तरफ देख रही है, उसकी नजरें मेरी चाकू पर टिकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेरी सावधानी को समझ रही है। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा। अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया जब तुम पहली बार मिले थे? सैम बताती है, मुझे नहीं पता था कि किस पर भरोसा करना है ऑस्कर। मैं हार्वे को जानता था और हम किसी पर भरोसा नहीं करते थे, पूरी तरह से नहीं, सिवाय एक दूसरे के। और हार्वे अब मर चुका है, मैंने गंभीरता से कहा। आप उसे कैसे जानते हैं? हाँ, वो नीचे देखती है। वो है, कल रात उसकी पुष्टि हुई। जब वो यहाँ काम करता था तब मैंने उससे दोस्ती की थी। मैं उसके लिए अतिरिक्त भोजन लाती थी और उसे देखने के लिए दौड़ती थी। इसलिए मैं अब इस जंगल में हूँ। मैं उसे ढूंढ रही थी, लेकिन कल रात के बाद ये स्पष्ट है, हाँ, वो मर चुका है। मैंने पूछा, कल रात इसकी पुष्टि कैसे हुई? सैम ने बताया, वो महिला
मुस्कुराती हुई महिला एक समय में एक ही शिकार पर ध्यान केंद्रित करती है। जब वो किसी का शिकार कर रही होती है तो ऐसा लगता है कि वो बाकी सभी को अनदेखा कर देती है। इसलिए एलिसन अपने लोगों को खाना खिलाती रही ताकि उसकी बहन उस पर हमला ना कर दे। मेरी सांसें भारी हो रही है, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। वो आगे कहती है, कल रात मैं हार्वे की तलाश में थी, जैसा कि मैं करती रही हूँ। मैंने आपके टावर के चारों ओर आग देखी और मैंने उन आकृतियों को उसमें गिरते देखा जिन लोगों को उसने लिया है। उनमें से एक आकृति हार्वे जैसी थी और कुछ अन्य उसके परिवार जैसी। मैंने छठी आग देखी जो उसने आपके लिए बनाई थी और मैंने उसे आपको बाहर निकालने के लिए चिल्लाते हुए सुना। वो एक बार में अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित करती है, जो पुष्टि करता है कि आप उसका अगला शिकार है। उसके पास पहले से ही हार्वे है। आप अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि वो उससे पकड़ न ले, और अब वो आप हैं। आपको उसे जलाना होगा, आपको उसे जलाना ही होगा। लेकिन मैंने एलिसन को मारा। जब उसने मुझ पर हमला किया तो मैंने उसे धक्का दिया था। तो फिर कल रात मैंने उसे आग में गिरते क्यों देखा? मैं कांप रहा हूँ। मैंने पहले कभी नहीं कहा था कि मैंने उसे मार दिया है। हाँ, मुझे लगता है कि शायद तुमने ऐसा किया होगा। स्माइलिंग लेडी ने उस पर हमला नहीं किया होगा, जबकि वो आप पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एलिसन की मौत के बाद से स्माइलिंग लेडी ने उसे नहीं लिया है, उसे नहीं खाया है। वो हमेशा भूखी रहती है। उसे बस इसी बात की परवाह है। क्यों क्यों तुम उसके शरीर को जला क्यों नहीं देते? मैं चिल्लाया। ये गड़बड़ है। मैं इस दुस्सपने से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। यही तुम हो जिसका वो शिकार कर रही है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उसका शव हार्वे के गायब होने के बाद ही मिला। जब भी मैं उसे जलाने की कोशिश करता हूँ तो लपटें नहीं जलती। मैं इसे बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन मुझे पता है कि ये तुम ही हो। उसने कल रात तुम्हारे लिए आग जलाई थी और ये तुम ही हो जो उसकी आग जलाते हो। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? मेरे गालों पर आंसू बह रहे थे। ये समझ में आ गया कि वो हार्वे को क्यों ढूंढ रही थी। उसे अपने शरीर को जलाने के लिए उसकी जरूरत थी। श्याम विनती करती है, मैं कल रात एक बंकर में छिप गई थी, इसलिए मैं इतनी जल्दी यहाँ आ गई हूँ। ये हार्वे का बंकर था ऑस्कर। स्माइलिंग लेडी को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक जीवित रहा है। मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ कि ये कहाँ है। बस मुझे पता है वो कहाँ है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। मुझे उस पर भरोसा करना होगा। मुझे सबको जलाना होगा। मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ और अपना बैग उठाता हूँ। उसमें मैं अपना लाइटर और केरोसिन का डिब्बा रखता हूँ। मैं सैम का पीछा करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना हथियार नहीं छोड़ूंगा, बेशक ये एक गुफा में है। रास्ते में श्याम ने बताया कि अकेले जाने के बाद एलिसन की बहन आश्रय पाने की कोशिश में यहाँ रेंग कर आई थी, लेकिन गुफा के अंदर अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। उसने बताया कि शायद इसलिए मैंने उसे रेंगते हुए देखा होगा, क्योंकि स्माइलिंग लेडी बार बार अपने अंतिम क्षणों को दोहराती रहती है, जिससे उसे नफरत हो रही है। इससे यह भी पता चलता है कि वो हमेशा क्यों मुस्कुराती रहती है। एलिसन ने कहा था कि जब उसने उसे धक्का दिया तो वो मुस्कुरा रही थी। तब सैम एक गुफा के पास खड़ी थी, जो एक खड़ी पहाड़ी के किनारे पर स्थित थी। तो मैंने अपनी टॉर्च उसके प्रवेश द्वार पर चमकाई। मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक पतली सुरंग जैसी संरचना है, लगभग 8 फीट चौड़ी, 15 फीट ऊंची। अगर हमें कोई परेशानी हो तो इसमें पैंतरेबाजी करने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। मैं इसके अंदर इतना भी नहीं देख सकता कि ये कहाँ खत्म हो। हम गुफा में प्रवेश करते हैं। सैम फुसफुसाती है, वो गुफा के अंत के पास है। अंत में एक मोड़ है, शायद 300 फीट अंदर की ओर। हमें सुरक्षित होना चाहिए। मैंने पहले दिन उसका भूत कभी नहीं देखा है। सैम चुप हो जाती है। वो रास्ता दिखाती है। मैं उस पर कड़ी नजर रख रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये मुश्किल होता जाता है। जल्द ही हम अंधेरे में घिर जाते हैं। हम दिन के उजाले को पीछे छोड़कर अंधेरे में प्रवेश करते हैं।
मैं केवल अपनी टॉर्च की रोशनी ही देख सकता हूँ। जल्द ही आवाजें गायब हो जाती हैं। हमारे कदमों की आवाज और उथली सांसें ही हमारा एकमात्र साथी रह जाती है। मानो अचानक हमें एक दीवार मिल गई हो। बाईं और नीचे की ओर एक ढलान है जो हमें गुफा की गहराई में ले जाती है। अगर वो बचाना चाहती थी तो वो इतनी गहराई तक क्यों गई? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। सैम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, जब उसकी मृत्यु हुई तो वो प्रवेश द्वार पर थी। किसी ने उसे बचाने के लिए उसे और अंदर ले गया था। मुझे लगता है कि एलिसन ने। हम और गहराई तक चलते हैं। 10 मिनट बाद गुफा फैल जाती है। आमतौर पर अंधेरे वातावरण में इतना समय बिताने का मतलब है कि आपकी आंखें एडजस्ट हो जाती है। हालांकि मेरी आंखें एडजस्ट नहीं हुई। ये लगभग ऐसा है जैसे कि ये एक प्रकार का अंधेरा है जिसका मैंने पहले कभी अनुभव ही नहीं किया है, या फिर स्माइलिंग लेडी ने हम पर कुछ अजीब प्रभाव डाला है। मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी टॉर्च की रोशनी और श्याम के मेरे सामने होने के अलावा और कुछ भी नहीं देख सकता। मेरे पीछे एक दरार की आवाज, एक तेज चटकने वाली आवाज। मेरा दिल धड़क उठता है और मैं अपनी टॉर्च को उसी जगह घुमाता हूँ जहाँ से आवाज आई थी। मुझे एक पल के लिए सिर्फ पैर दिखाई देती है जो मुझसे दूर उस अंधेरे में रेंग रही है जहाँ से मैं आया था। एक महिला जैसी दिखने वाली नंगी गंदी टांगे नजरों से ओझल हो रही थी। बकवास, हमारे साथ यहाँ कुछ है और वो जीवित है। मुस्कुराती हुई महिला यहाँ है। मैं श्याम की ओर मुड़ता हूँ। वो जा चुकी है। क्या बकवास है। मैं अब अकेला हूँ। श्याम की टॉर्च जमीन पर पड़ी है और वो हिल रही है। क्या बकवास है। वो कहाँ है? क्या मैं उसे पुकारूं? बकवास है। मुझे नहीं पता। मैं उसकी टॉर्च वहीं छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे अपना बड़ा चाकू पकड़ने के लिए एक हाथ की जरूरत है। मैं वापस नहीं जा सकता। स्माइलिंग लेडी अब मेरे पीछे है। मुझे उसका शरीर ढूंढना है और उसे जलाना है और मुझे सैम की मदद करनी है। मैं जल्दी से सैम को खोजते हुए चारों ओर अपनी टॉर्च की रोशनी डालता हूँ। जब मुझे गुफा की दीवार से एक बैकपैक झुका हुआ दिखाई देता है, मैं सावधानी से उसकी ओर बढ़ता हूँ, ये जानते हुए कि अंधेरे में मुझे कुछ देख रहा है। मेरी पसीने से तर हथेलियां मैचेट को पकड़ने के लिए और अधिक कठिन बना रही है। मैं जितना हो सके इसे जोर से कस रहा हूँ। मैं बैकपैक तक पहुँचता हूँ। जल्दी से अपने चारों ओर की गुफा को टॉर्च से स्कैन करता हूँ, लेकिन मुझे चट्टान के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। मैं अपना ध्यान बैग के सामने की ओर लाता हूँ। ये पहले से ही खुला है। ऐसा नहीं लगता है कि यह यहाँ बहुत लंबे समय से है, शायद 1 सप्ताह से कम। मैं जल्दी से इसे देखता हूँ। एक पुराना तिरपाल, एक लाइटर और केरोसिन का वही छोटा टीन का डिब्बा जो मैंने लिया था, उसी प्रकार जो मुझे टावर पर प्रदान किया गया था। बैग में एक चाकू भी है। उसमें लिखा था, तुम्हारी चाकुओं की जोड़ी, हमारे दिलों की जोड़ी, मेरा हार्वे। हार्वे के चाकुओं में से एक और। ये हार्वे का बैग है। मैं चाकू को खोलता हूँ। हाल ही में इस्तेमाल किया गया है। इसकी पहले की धार अब ब्लंट हो गई है, अब पत्थर के अवशेषों से दागदार है। मैं अपनी टॉर्च की रोशनी उस दीवार पर डालता हूँ जिस पर बैग टिका हुआ था। चट्टान पर लिखा था 10 सैम के झूठ। 10 सैम के झूठ। तभी मेरे पीछे चीख की आवाज आई। मैं मुड़ा और सैम को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। सैम, तुम कहाँ थी? पर वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, शांत खड़ी थी, एक भयानक मुस्कान के साथ। उसके आंखों के पुतले अब सफेद हो गई थी। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिल जाती है। वो मुझे अंधेरे में देखती है। उसकी बाहें टूटने लगती है, मानो हवा के झोंकों से टूट रही हो। वे झटकों से टूट जाती है। उसकी कोहनी पीछे की ओर मुड़ जाती है। उसकी हड्डियां बाहर निकल आती है। उसकी बाहों के नीचे की त्वचा को जकड़ लेती है। हर झटके के साथ उसकी मुस्कान चौड़ी होती जाती है। जल्द ही ये अस्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर फैल जाती है। उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। उसकी त्वचा सफेद हो जाती है। उसके बाल लंबे हो जाती हैं। अब वो श्याम के रूप में पहचानी नहीं जा सकती।
अब मैं उसे भयानक स्माइलिंग लेडी के रूप में जानता था। मैं इसके झांसे में आ गया हूँ, ठीक वैसे ही जैसे हार्वे आया था। उसे अंधेरे की जरूरत है, इसलिए वो रात में घूमती है। इसलिए मुझे लगा कि एलिसन के टावर से निकलते समय मुझे कोई देख रहा था। मैं देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अंधेरा नहीं था। उसने मुझे दिन में सैम के रूप में देखा, लेकिन रात में मुस्कुराती हुई महिला के रूप में मुझ पर हमला किया। एलिसन के टावर में वो नोट जिसमें बताया गया था कि मैं कैसा दिखता हूँ, उससे पहले केवल सैम ने ही मुझे देखा था। बकवास। मैं बहुत बेवकूफ महसूस कर रहा हूँ। मैं दिन के उजाले में उससे सुरक्षित था, लेकिन अब अंधेरा है और वो बदल रही है। वो अंधेरे में मर गई और अब वो अंधेरे में रहती है। मैं खड़ा हो गया। मेरे हाथ में मेरी बड़ी मैचेट चाकू डर से हिल रही थी। मैं उसकी ओर बढ़ा। मैं हमला करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोनों ओर हलचल की आवाज में मुझे पकड़ लिया जाता है। जीभ मुझ पर रेंगते हैं और मुझे लगता है कि उनके हड्डीदार हाथ और भुजाएं मुझे नीचे खींच रही हैं। मैं उनकी पकड़ से संघर्ष करते हुए उनमें से 5 को गिनता हूँ। वे बहुत ज्यादा हैं, वे बहुत मजबूत हैं। मेरी टॉर्च मेरी पकड़ से गिर गई है और अब मेरी दिशा में चमक रही है। मैं अपने हमलावरों के चेहरे पहचानता हूँ। हार्वे, उसकी पत्नी, उसका बच्चा, एक लंबा आदमी, रिक और एलिसन। वो मुझे नीचे दबाते हैं। एलिसन की टूटी भुजाएं मुझे कूटती हैं, जबकि मैं संघर्ष करता हूँ। उसकी टूटी हुई हड्डियां नुकीली होती हैं। जब वे सभी मुझे जमीन पर दबाते हैं तो वे सब मुस्कुराते हैं। मैं सैम की एक झलक देखता हूँ जब वो अंधेरे से बाहर निकलती है और मेरी छाती पर काटती है। मैं चीखे लगा रहा था, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अब मेरे टावर में एक नया आदमी आया है। उसका एक परिवार है, एक कुत्ता भी है जो उससे मिलने आता है। हम अंधकार तभी छोड़ते हैं जब वो हमें ऐसा करने के लिए कहती है। वो हमें खोना नहीं चाहती। अब मैं मुस्कुराता हूँ और जब वो मुझे जलने को कहती है तो मैं भी जल जाता हूँ। मैं ये आपको जंगल में मुस्कुराती हुई महिला या स्माइलिंग लेडी के बारे में चेतावनी देने के लिए ये कहानी लिख रहा हूँ। मेरी कहानी। मुझे खोजने की कोशिश मत करना। ये आखिरी बार होगा जब मैं आप सभी से बात करूंगा। मुझे ढूंढने मत आना। मैं अब उसकी हूँ, स्माइलिंग लेडी की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अपनी रीच और बढ़ पाएं और हमें ये मोटिवेशन देती है कि आपके लिए ऐसी कहानियां और लाने के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें ताकि आने वाली शानदार रहस्यमयी डरावनी कहानियां आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।